हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेल, आज मैं आप लोगों के साथ एक नया ऑब्वियसली मैथ ग्रेड 10th का टॉपिक शेयर करने वाला हूं विद वन शॉट। बट बिफोर स्टार्टिंग, टुडे इट्स 10th ऑफ मार्च 2025 और आज ग्रेड 10th का जो लास्ट सेशन में था उनका आज मैथ का एग्जाम था गाइस। सो माय स्टूडेंट्स हैव डन रियली वेल इन दैट एंड होपफुली दे विल स्कोर समवेयर 95 प्लस। आई एम ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट बिकॉज एज पर जो उन बच्चों ने मुझे रिस्पॉन्स दिया है तो पूरी उम्मीद है कि उनका स्कोर 95 प्लस मल्टीपल बच्चों का इस बार जाने वाला है। ठीक है, तो वेल उसी खुशी में और उस पेपर को देखकर, पेपर भी वॉज फाइन, इट वॉज समथिंग जो वो कर पाए अच्छे से अटेम्प्ट, तो मुझे उस बात की भी बहुत खुशी है। एंड उसी खुशी में आज मैंने सोचा कि यार चलो नया सेशन आने वाला है, बच्चों की क्लासेस लगने वाली हैं, तो जैसे ही क्लासेस लगेंगी दे ऑल मस्ट बी स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर्स ऑफ ग्रेड 10th। नेक्स्ट चैप्टर मैं करता हूं नया चैप्टर स्टार्ट जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। आपका चैप्टर नंबर 2 है ये ग्रेड 10th मैथमेटिक्स का। इसको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। वही मेरी पुरानी बात कि इंपॉर्टेंट PYQs भी इसमें कवर होंगे, सभी वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस इसमें कवर होगा। और यकीन मानिए इस वन शॉट को अगर आप साथ साथ करेंगे, सिर्फ देखेंगे नहीं, जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा वो आप लोग करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। यू विल रॉक द एग्जाम, whichever exam you will give. First of all, you will go for the first PT, pre-term, जो आपके स्कूल में होगा. You will definitely do well in that. तो आ जाओ बच्चों, अच्छे से पढ़ते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं कि इस चैप्टर को हम अच्छे से नंबर इसमें से ले सकते हैं कि नहीं। चलो लेट्स सी हाउ इट गोज। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर पॉलिनोमियल्स। हाँ, ये आपका ग्रेड 10th का, इट्स योर चैप्टर नंबर 2। Yes, chapter number 2, polynomials. Well, क्या क्या चीजें हैं जो हम इस पूरे चैप्टर में स्टडी करेंगे। बच्चों सबसे पहली चीज जो है which we'll be studying in this chapter is like about polynomials, कि polynomials होते क्या हैं। कुछ आपने इसके बारे में विदाउट एनी डाउट ग्रेड 9th में भी पढ़ा होगा कि polynomials क्या होते हैं, तो एक ये चीज डिस्कस करेंगे। सेकेंडली we'll be discussing naming of polynomial. Well, yes, यू मस्ट बी नोइंग दिस कि यार क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स के, कौन कौन से नाम होते हैं, इनकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। अब ये मन में जरूर सवाल आता है कि क्या सर ये हमें पूछा जाता है एग्जाम में। वेल, पॉलिनोमियल्स की नेमिंग पता होनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज उससे क्या होता है कई बार क्वेश्चंस में नेमिंग ऑफ पॉलिनोमियल से क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया होता है, तो आप लोग थोड़ा इजीली जज भी कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली नॉलेज होना कभी भी हार्म नहीं होता। नेक्स्ट थिंग जो आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। वेल, ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, क्या ये एक्चुअल में जीरो है या कुछ डिफरेंट होता है इसका मतलब, ये मैं आपको इस पूरे सेशन में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है हर साल, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट रिलेशनशिप। अब ये कोएफिशिएंट रिलेशनशिप्स होते हैं जीरो से रिलेटेड, मैं आपको वो भी बताऊंगा। बट ऑब्वियसली वी आर स्टार्टिंग, तो जहां आप भी स्टार्ट कर रहे होगे नोटबुक पे ऐसा एक फ्रेम बना लो। एंड एट लास्ट वी हैव फॉर्मिंग पॉलिनोमियल। कहां से? फ्रॉम जीरोस। अब ये जीरोस क्या होते हैं मैं बताऊंगा, और उन जीरोस की मदद से आप बच्चे पॉलिनोमियल्स बना भी सकते हो। हम ये भी सीखेंगे कि जीरोस की मदद से पॉलिनोमियल को कैसे बनाया जाता है। वेल, ये कंपोनेंट्स हैं जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में अबाउट लाइक पॉलिनोमियल्स। देन पॉलिनोमियल्स की नेमिंग कैसे होती है, कौन कौन से नाम होते हैं इसके। देन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। देन कोएफिशिएंट रिलेशनशिप्स क्या होते हैं उन जीरोस के। देन एट लास्ट अगर हमें वो जीरोस दे दिए हो तो क्या हम उन जीरोस की मदद से एक पॉलिनोमियल बना सकते हैं, लाइक रिवर्स क्वेश्चन का। ठीक है, पॉलिनोमियल दिया उसके जीरोस निकालना एक अलग चीज होती है, बट जीरोस दिए उसका पॉलिनोमियल क्रिएट करना ये एक रिवर्स प्रोसेस होता है। इसको कैसे करते हैं ये भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, तो बने रहना वीडियो में, कॉन्सेंट्रेट करना। यकीन मानो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे एंड यकीन मानो आपके कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन नहीं होगा, डिफरेंट क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोगों को मैंने यहां पे नहीं करवाया होगा। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं विद द पॉलिनोमियल एंड लेट्स सी व्हाट वी हैव। ओके, स्टार्टिंग विद पॉलिनोमियल्स, जैसा मैंने बताया था कि सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा दैट विल बी पॉलिनोमियल के लिए
अबाउट पॉलिनोमियल कि पॉलिनोमियल होता क्या है इसको जानते हैं। वेल यहां पे क्लियरली मेंशन्ड है कि पॉलिनोमियल में द टर्म पॉली की अगर बात करें सिर्फ, तो पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारी। पॉली का मतलब होता है मैनी यानी कि बहुत सारी, एंड नॉमियल का मतलब होता है टर्म्स। बहुत सारी टर्म्स जब इकट्ठी लिखी जाती हैं मैथमेटिक्स में उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अब पॉलिनोमियल को कैसे लिखा जाता है, तो मैं एक एक्सप्रेशन आपके पास मेरे पास है जो एक जनरल एक्सप्रेशन आपकी एनसीईआरटी में भी दिया है। अगर आप एनसीईआरटी की किताब खोलोगे तो सबसे पहले आपको एक पॉलिनोमियल का सॉर्ट ऑफ डेफिनेशन दिया होगा। दोस्तों हम कभी खोलते नहीं है, यूजुअली हम क्लास में भी जाते हैं तो पहला काम होता है अच्छा पॉलिनोमियल्स पढ़ने, खोलो एक्सरसाइज 2.1, करो स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट। नहीं चलो फॉर्मूला बताया, ठीक है, आप लोग भी धड़ाधड़ क्वेश्चन लगाते हो, बट अगर आप मैथमेटिक्स को सीख रहे हो उसको कंसेप्चुअली सीखो कि आज से कोई 3 साल बाद भी अगर आपको मैथमेटिक्स का कोई भी सवाल कोई भी कॉन्सेप्ट पूछता है तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ वो है क्या, आप डिस्क्राइब कर सको उस वक्त। तो क्या होता है पॉलिनोमियल? वेल पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। मोरओवर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखने में ये बड़ा ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स सा लगता है बट है बहुत सिंपल। ठीक है, ध्यान से देखना, इसमें पहली रकम जो लिखी जाती है दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लिखते हैं पी ऑफ एक्स। अच्छा बच्चों को यह चीज नहीं पता चलती, इसको पढ़ा जाता है P stands for here polynomial, P stands for polynomial, ब्रैकेट में x है, इसका मतलब होता है पॉलिनोमियल ऑफ x। पॉलिनोमियल ऑफ x का मतलब होता है ये पॉलिनोमियल वेरिएबल x की टर्म्स में होगा। कौन सा वेरिएबल यूज होगा इस पॉलिनोमियल में? x वेरिएबल यूज होगा। ठीक है, देखो अब पॉलिनोमियल x को कैसे लिखा जा रहा है। सबसे पहले इसमें है एक चीज लिखी an, साथ में लिखा है x पावर n। ध्यान से सुनना जो मैंने बोला, an मल्टीप्लाई x पावर n। an यहां पर कॉफिशिएंट का काम कर रहा है, ठीक है, और x पावर n यहां पर x एक वेरिएबल है और n उसकी एक्सपोनेंट यानी कि पावर है। ठीक है, तो an इंटू एक्स पावर n। अब हमें आगे आगे चलना है, इस एक्सप्रेशन को आगे लीड करना है। तो एग्जांपल इफ आई गिव यू, देखो यहां पे 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4x प्लस 6। अब ये एक जनरली कोई पॉलिनोमियल है। इस जनरली पॉलिनोमियल में आपको एक चीज क्लियर दिख रही है कि x की पावर है, हाईएस्ट पावर 2 है, फिर पावर 1 हो गई, लास्ट में x लिखा ही नहीं है, मतलब कि होगा भी तो x की पावर क्या होगी? 0, बिकॉज x पावर 0 इज 1। अब इस x की पावर 2 के साथ आप देख सकते हो एक नंबर लिखा हुआ है 2, x के साथ देख सकते हो एक नंबर लिखा हुआ है 4, और लास्ट में एक कांस्टेंट टर्म लिखी हुई है 6, जिसके साथ x की पावर अगर होगी तो कौन सी होगी? x की पावर 0। समझो ध्यान से, यहां पर जो 2 है ये इसका कॉफिशिएंट है, जो कि इस जगह पर कौन है? an। तो मतलब an से मैं क्या डिनोट कर रहा था? वेरिएबल के साथ जो कॉफिशिएंट होता है उसको। अब ये कॉफिशिएंट ऑब्वियसली अगला वाला 4 है जो कि 2 से डिफरेंट है, तो डिफरेंट डिनोट करने के लिए एक्सप्रेशन में an माइनस 1 का मतलब था सेकंड कॉफिशिएंट, एंड सो ऑन, ये चीज चलती रहती है। बट एट लास्ट ऑफ द पॉलिनोमियल, जहां पर आपके पास एक नंबर बचता है जिसके साथ x की पावर नहीं होती, रीजन बीइंग कि वहां पे x की पावर 0 होती है जो कि 1 होता है, तो वहां x वेरिएबल नहीं आया। तो इस चीज को जो लास्ट में बचता है बेटा, हम इसको कांस्टेंट टर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट टर्म। ये एक सॉर्ट ऑफ डेफिनेशन है जो आपको स्कूल में भी बताई जाएगी, पर आप समझना ये कुछ नहीं है, ये बस इतनी सी चीज है कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है। इतना याद रखना है कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर्स होती हैं और उनके साथ एक कॉफिशिएंट लगा होता है, और वो वेरिएबल की पावर्स कम होती जाती हैं और एट लास्ट एक कांस्टेंट टर्म बचता है। समझ आया? और इसे पॉलिनोमियल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पॉली मींस सो मेनी एंड नॉमियल मींस टर्म्स हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर हो गया। इसमें एक चीज का और खास ख्याल रखना कि ये जो भी x की पावर्स आ रही हैं, जिनको मैं अभी वेरिएबल फॉर्म में n, n-1, n-2 ले रहा हूं, ये जो भी वैल्यू आएगी पावर की, ऑलवेज रिमेंबर दैट, मैं यहां पे लिख देता हूं, मेंशन कर देता हूं आपको, आप भूलना मत। ठीक है, रिमेंबर वेयर इन ऑल दिस, ये जो पावर n है इज अ होल नंबर,
n is a whole number and whole number you all are well aware of, पहले चैप्टर में पढ़ा जाता है कि 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 एंड सो ऑन. दैट मीन्स कोई भी पावर फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, डेसिमल में नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो हुई तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा. पॉलिनोमियल के लिए वेरिएबल की पावर मस्ट बी अ होल नंबर. ठीक है, इस चीज का ख्याल रखना है. जितनी पावर्स हैं दीज ऑल विल बी दी होल नंबर्स. लाइक फॉर एग्जांपल लेट अस टेक सम लाइक फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स जो हमें हेल्प कर सकती हैं इस चीज में. लाइक देखो यहां पे, अब जैसे आपको मैं एक बताता हूं, क्वेश्चन बताता हूं, आप बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं. जैसे ये लिखा है 2√x प्लस 3x माइनस 1. अब आपको यहां पे एक x की टर्म्स में एक प्रॉपर फंक्शन दिख रहा है. आपको ये फिगर आउट करने को अगर बोल दिया जाए कि वेदर इज इट अ पॉलिनोमियल और नॉट, तो आप क्या बोलोगे यार. आपको दिखेगा हाँ सर इधर x है, ठीक है, एंड में एक कांस्टेंट टर्म भी है, x की पावर 1 भी है, तो सर चलो ठीक है पॉलिनोमियल बोल देते हैं. तो बेटा इस बात पे तो डांट ही पिटनी चाहिए तुम लोगों को. क्यों? क्योंकि अगर आप इस बात के जानकार हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो रूट एक्स होता है उसका मतलब होता है x की पावर, रूट मीन्स पावर 1/2. अब एक क्लियर बात सामने आ रही है कि इस x की पावर तो चलो 1 है, ये चल सकती है, बट जहां पर x की पावर 1/2 हो गई, विच इज नॉट अ होल नंबर, विच इज नॉट अ होल नंबर. अगर ये पावर होल नंबर नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल होने के लिए मांगता है, क्या मांगता है कि x की जो भी पावर होगी दैट शुड बी अ होल नंबर. अगर वो होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा. ठीक है, ये चीज आप अपने माइंड में बना लो. ठीक है, जस्ट लाइक दिस और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं, है ना. जैसे कि 4/x प्लस 7. नाउ यू ऑल मस्ट बी वंडरिंग वेदर इज इट अ पॉलिनोमियल और नॉट. भाई कैसे होगा, देखो ना यहां पे. अब जैसे इसमें आप 4, ठीक है, x नीचे पावर 1 है, ऊपर जाएगा पावर क्या बनेगा -1 प्लस 7. अब आपका पावर -1 आ रहा है. अब -1 जो है वो अगेन इट इज नॉट अ होल नंबर. ठीक है ना, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आएगा. फॉर पॉलिनोमियल द पावर्स शुड बी अ होल नंबर. ठीक है, इस चीज को दिमाग में बनाए रखना. सो आई होप आपको पॉलिनोमियल्स का मतलब समझ आ गया. अंडरस्टैंडिंग पॉलिनोमियल क्या होता है उसके बारे में तो हो गई, है ना. अब एक काम करते हैं, लेट्स सी कि पॉलिनोमियल से रिलेटेड मैं आपको कुछ और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं. जैसे कि एक आपके सामने एग्जाम्पल है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अ पॉलिनोमियल. ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है आपके पास, जिसमें आपके पास क्लियर दिख रहा है. अगर मैं बोलूं टर्म्स कितनी है, सो प्लस माइनस जो होता है वो टर्म्स को बाइफरकेट करता है कि कितनी कितनी है. पहली टर्म है 4x3, दूसरी टर्म है 2x2, 3x एंड लास्ट में 9 जो कि एक कांस्टेंट टर्म है. टोटल इसमें 4 टर्म्स आ रही हैं. ऑब्वियसली अगर कोई पूछे इसमें वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है तो वेरिएबल x यूज हो रहा है. हाँ, हर बार जरूरी नहीं होता है कि x यूज होता है, कई बार वेरिएबल y, z, t कुछ भी यूज हो सकता है. समझ आ गया. तो अभी इसमें वेरिएबल x यूज हो रहा है. नाउ आई वॉन्ट टू टीच यू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग पॉलिनोमियल से रिलेटेड. ये आपने पहले भी सुना होगा, पॉसिबिलिटी है कि डिग्री क्या होता है. एक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? पॉलिनोमियल की डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन. पॉलिनोमियल के पूरे एक्सप्रेशन में उसकी हाईएस्ट पावर जो होती है उसको हम डिग्री कहते हैं, हाईएस्ट पावर. तो आपने चेक करना होता है कि हाईएस्ट पावर कौन सी आ रही है, वो डिग्री कहलाती है. अभी जैसे अगर मैं देखूं, एक ऊपर आपको एग्जाम्पल में मैंने एक पॉलिनोमियल दिया है, देख रहे हो. अगर मैं पढ़ के सुनाऊं, इट इज 4x³ माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 9. टर्म्स क्लियर दिख रहा है कि 4 है, वो छोड़ दो. व्हाट आई एम आस्किंग इज कि यहां पर हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है, मतलब x की हाईएस्ट पावर क्या है इस पूरे एक्सप्रेशन में. तो आप इधर आ जाओ, आपको हाईएस्ट पावर क्लियरली दिख जाएगी कि हाईएस्ट पावर कौन सी आ रही है. हाईएस्ट पावर आ रही है 3. तो आप लिख सकते हो डिग्री ऑफ अबव गिवन पॉलिनोमियल इज 3. हाईएस्ट पावर देखते हैं x की. पावर 2 भी है, पावर 1 भी है, कांस्टेंट भी है, लेकिन हाईएस्ट पावर जो होती है वो डिग्री कहलाती है. तो डिग्री कितनी है 3. एट लास्ट वन मोर थिंग इज आस्क्ड कि टर्म्स कितनी है, वो मैं आपको बार बार बता चुका हूं. देयर आर 4 टर्म्स इन टोटल.
इस पूरे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में। तो पॉलिनोमियल क्या होता है उसका डेफिनेशन हो गया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है वो बता दिया, ठीक है, और टर्म्स कैसे देखते हैं, कैसे बाइफरकेट करते हैं, कितनी टर्म्स हैं वो मैंने आपको बता दिया। ये होगी इसके बारे में। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसे कहते हैं कि नेमिंग। अबाउट पॉलिनोमियल हो गया। नाउ लेट्स कम ऑन टू द टॉपिक नेमिंग ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल का नाम किस तरीके से आप रख सकते हो। वेल, पॉलिनोमियल का नाम यू कैन कीप ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे भी लिख सकते हो, डिग्री के बेसिस पे भी लिख सकते हो। अगर मैं अभी आपको रिसेंटली पॉलिनोमियल्स, मैंने आपको टर्म्स भी बताया क्या होता है, डिग्री भी बताया क्या होता है। अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से जाऊं, अगर ऐसा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है आपके पास जिसमें सिर्फ वन सिंगल टर्म है, तो उसको बेटा हम कहते हैं मोनोमियल। जिसमें टू टर्म्स होती हैं वी कॉल इट एज बाइनोमियल, जिसमें थ्री टर्म्स होती हैं वी कॉल इट एज ट्राइनोमियल, जिसमें मेनी टर्म्स होती हैं वी कॉल इट एज, इस बारे में तो बात हो चुकी है जो आपके चैप्टर का नाम भी है, वी कॉल इट पॉलिनोमियल। समझ आया? ये हो गया कि नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे क्या नाम होता है एक पॉलिनोमियल का। फिर आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, विच इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन हाईएस्ट पावर ऑफ द डिग्री, जो कि क्या होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन। वेल, अगर डिग्री कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें x या y या z कोई भी वेरिएबल है, उसकी हाईएस्ट पावर अगर 1 है, यानी कि अगर उसकी डिग्री 1 है बेटा, तो डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल को स्पेशली कहा जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहा जाता है? लीनियर पॉलिनोमियल, याद रखना। और जिनकी डिग्री 2 होती है बेटा, उनको कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ग्रेड 10th के पॉलिनोमियल्स में आपने जो स्टडी करना है बेटा, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है, यानी कि जिसकी डिग्री 2 होती है वो हमने स्टडी करना है। उसके बाद डिग्री 3 भी होती है जिसको हम क्यूबिक कहते हैं, डिग्री 4 होती है जिसको हम बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं, डिग्री 5 होती है जिसको हम क्विंटिक कहते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं। इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, हाईलाइटेड सिर्फ एक रखा है मैंने, 2 डिग्री वाला, जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही आपका क्लास 10th पॉलिनोमियल्स में इंपॉर्टेंट है, या वो है जिसको हमने डील करना है। ठीक है, तो फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैंने आपको और भी चीजें बता दी, बट यस, हाईलाइटेड पार्ट जो है उसी को हमने इस चैप्टर में स्टडी करना है। ठीक है, यस। आफ्टर ऑल दिस आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी डिस्कस्ड हियर। बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है मुझे आपसे जो डिस्कस करनी है कि ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। यार ये ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब मैं भी पढ़ता था ना मुझे भी ये चीज बड़ी फैसिनेट करती थी कि ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है क्या। ठीक है, तो नाम से जीरोज लग रहा है मतलब जीरो, क्या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जीरो ही होता है? नहीं बेटा। वेल, आप यहां पे देख सकते हो मैंने एक हैशटैग लिखा है। जैसे आजकल आप लोग इंस्टाग्राम वगैरह काफी यूज करते होगे या यूट्यूब यूज करते हो, सो कनेक्ट करने के लिए वो यूज है हैशटैग। वैसे ही हैशटैग बेसिकली वहां पर आपको किसी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो वैसे ही मैंने यहां पर एक हैशटैग बनाया, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। जस्ट लाइक एक मूवी में हीरो होता है ना, वैसे पॉलिनोमियल का भी एक हीरो होता है जिसको हीरो नहीं जीरो कहते हैं। वेल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज नॉट एक्चुअली जीरो, इट कैन बी, बट जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल एक हैशटैग या आप कह सकते हो एक टाइटल दिया जाता है। किसे दिया जाता है? वो कोई भी नंबर ऐसा हो सकता है जिसको जब आप किसी पॉलिनोमियल में पुट करो, वो उस पूरे पॉलिनोमियल का आंसर सॉल्व करने पे जीरो बना दे, आंसर जीरो बना दे, उसे हम कहते हैं। लाइक फॉर इंस्टेंस यहां पे देखो आप, जैसे हमारे पास यहां पे एक एक्सप्रेशन है x² - 3x - 4। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। ये मैंने आपको भी बताया था कैसे देखते हैं। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप x की एक ऐसी वैल्यू सोचो जिसको इसमें x में डालने के बाद इस पूरे पॉलिनोमियल का आंसर इक्वल टू 0 बन जाए। तो अगर मैं सोचूं, लेट अस टेक एट x इक्वल टू -1 अगर हम लें, तो आपका ये जो पॉलिनोमियल है इसका आंसर -1 पे कितना आएगा? अब मैं इसको f ऑफ x नहीं लिखूंगा, f ऑफ -1 लिखूंगा। तो -1 डालने पे ये बनेगा -1 का स्क्वायर
-3 मल्टीप्लाई -1 -4, है ना? ऐसा ही होगा। अब आप अगर इसको सॉल्व करो, -1 का स्क्वायर होता है 1। एक ट्रिक देता हूं, याद रखना, वैसे मतलब याद आ गया तो बता रहा हूं, कभी भी -1 की कोई पावर होती है ना, तो अगर तो n जो उसकी पावर है वो ऑड नंबर है तो उसका आंसर -1 होगा, और अगर n जो उसकी पावर है वो अगर एक इवन नंबर है तो याद रखना उसका आंसर 1 होगा। ठीक है, आई बात समझ में? और अगर 0 है तो एनीथिंग पावर 0 इज 1। ठीक है, चलो ये तो सिर्फ ऐसी एक सॉर्ट ऑफ साइड ट्रिक मैं आपको बता रहा था। अभी यहां पे -1 की पावर 2 जो कि एक इवन नंबर है तो इसका आंसर 1 होगा। -3 -1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बनेगा +3, साथ में है -4, ये बन रहा है 4 -4, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या आया? 0 आ गया। 0 क्या x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में -1 डालने पर आपके पूरे पॉलिनोमियल को सॉल्व करके आंसर क्या आ रहा है? 0। तो यानी कि -1 एक ऐसा नंबर था जिसने आपके पॉलिनोमियल पे जाने के बाद पूरे पॉलिनोमियल का आंसर क्या बना दिया? 0। पॉलिनोमियल इस चीज में बहुत खुश होता है, वो हमेशा ऐसी वैल्यू ढूंढ रहा होता है, ऐसा साथी ढूंढ रहा होता है जो उसकी पूरे पॉलिनोमियल का आंसर 0 बना दे, 0। तो वो वैल्यू जिसको डालने पर आपके पूरे पॉलिनोमियल का आंसर 0 बनता है, उसको एक हैशटैग, एक टाइटल, एक उपलब्धि दी जाती है कि भाई ये है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे फिल्म का हीरो ऑफ द मूवी, सिमिलरली 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, एक टाइटल कि हां भाई ये वो नंबर है जिसने पॉलिनोमियल में जाने के बाद पूरे पॉलिनोमियल का आंसर क्या बनाया? 0। आई बात समझ में? सो यस, एट लास्ट यू कैन राइट हियर कि -1 is 0 of polynomial। तो क्लियरली देख सकते हो कि -1 खुद 0 नहीं है, लेकिन इसको एक टाइटल दिया गया है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि इसने पूरे पॉलिनोमियल का आंसर आपके सामने 0 बना दिया है। आई होप आपको यह चीज क्लियर है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, तो 0 ऑफ पॉलिनोमियल समझ आ गया। तो 0 ऑफ पॉलिनोमियल जिसे हम कहते हैं, है ना? अब 0 ऑफ पॉलिनोमियल से रिलेटेड ही आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की। आप साथ साथ एनसीईआरटी ओपन भी कर सकते हो, बट उसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा पहले वो समझो। वेल, ग्राफ्स एंड जीरोस के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये समझना है पहले, कि जो ग्राफ्स दिए हुए हैं आपके सामने, ये आपकी बुक में भी होंगे। ठीक है, ग्राफ्स और जीरोस के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये समझेंगे। एक क्लियर शब्दों में यहां पे लिखा गया है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम। आप ध्यान से देखो, कहते हैं नंबर ऑफ टाइम्स द कर्व रिप्रेजेंटिंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन कट्स एक्स एक्सिस। ओ माय गुडनेस, ओके। तो नंबर ऑफ टाइम्स द कर्व रिप्रेजेंटिंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन कट्स एक्स एक्सिस, कि एक पॉलिनोमियल का जो कर्व बनता है, जैसे आप इस बहुत सारे ग्राफ्स के पार्ट हैं, इनमें आप कर्व देख रहे हो। वेल, इन सभी कर्व में ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कर्व कट कर रहा है वो रिप्रेजेंट करता है। यहां पे मैंने लिखा है, देखो ध्यान से, सेम विल बी नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। यस, कितनी बार एक कर्व एक्स एक्सिस को कट करेगा उस पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोस होंगे। ये बात आप समझ लो ध्यान से, बहुत सिंपल है। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट पार्ट पे जाऊं, ये आपकी एनसीईआरटी में होगा, इस फर्स्ट पार्ट को अगर ध्यान से देखा जाए, आपको क्लियर दिख रहा है कितने ही पॉइंट पे इसने इसको कट किया है एक्स एक्सिस को। वेल, ये होता है आपका एक्स एक्सिस, कितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट किया है। एक्स एक्सिस तो खाली पड़ा हुआ है, उसको एक बार भी टच नहीं किया है। वेल, जब एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे भी टच नहीं किया है तो उसका मतलब ये होता है कि इसके कोई जीरोस ही नहीं है। तभी अगर कोई मुझे बोले कि फर्स्ट पार्ट पे कितने जीरोस हैं, तो मैं क्या लिखूंगा? नो जीरोस, यानी कि कोई जीरो है ही नहीं इसका। ठीक है, ये क्लियर शब्दों में समझ लो कि इसके कोई जीरोस नहीं है, नो जीरोस। ओके, वैसे ही सेकंड पार्ट की बात करूं, ये बहुत प्यारा सा कर्व है, लेकिन एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है। जितने पॉइंट पे कट करता है उतने जीरो। तो कितने जीरोस हैं इसके? 1 जीरो है इसका। ठीक है, सिमिलरली
अब थर्ड पार्ट का देखूं तो ये इस पॉइंट पे भी कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, इस पे भी कर रहा है और इस पे भी कर रहा है. सो देयर आर 3 पॉइंट्स वेयर दिस ग्राफ इज कटिंग द एक्स एक्सिस. ये 3 पॉइंट्स है जिन पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है. तो आप लिख सकते हो इसके कितने जीरोस हैं, 3. सिमिलरली इसके देखो, दिख रहा है, इसके 2 हैं. सिमिलरली इसके देखो 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट्स पे कट कर रहा है तो कितने जीरोस हैं, 4. सिमिलरली इसको देखो 1 2 3, ये 3 पॉइंट पे कट कर रहा है तो वी कॉल इट एज 3 जीरोस. आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई. वेल ये आपकी इंफॉर्मेशन है कि ग्राफ्स में से ये कैसे चेक करते हैं कि पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं. वेल आई होप ये क्लियर हो गया कि जितने पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को कट करेगा ग्राफ का कर्व, उतने उसके जीरोस होंगे. ठीक है, यहां पे तो ये पूरा समझ लिया. नोट जस्ट शॉर्ट फॉर्म में अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेके रखना है या इस चीज को नोट करना है, कर लो. ये 2 रिजल्ट्स हैं जो हमने पिछली डेरिवेशन से निकाल के रखे हैं बेटा. क्या रिजल्ट है, ध्यान से सुनो. अगर कोई पॉलिनोमियल आपको दिया जाता है, ये जनरल फॉर्म है, आगे चल के क्वेश्चंस में मैं और समझाऊंगा. अगर कोई पॉलिनोमियल आपको दिया जाता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसमें ऑब्वियसली a कैन नॉट बी इक्वल टू 0 फॉर पॉलिनोमियल बीइंग क्वाड्रेटिक, क्योंकि अगर 0 डाल दिया वो लीनियर बन जाएगा. 2 जीरोस आपके कौन कौन से हैं, एक आपका 0 है अल्फा, एक 0 आपका क्या है, बीटा. तो फिर अगर आप उन जीरोस का सम करते हो तो वो जीरोस का सम आपको करना पड़ेगा जीरोस निकाल कर, पता हो जीरोस. अगर जीरोस पता ही नहीं है पर चाहिए क्या, सम ऑफ जीरोस. अगर तो पता हो ना कि 1 0 2 है, 1 0 3 है, तो सम ऑफ जीरोस होता है 2 + 3 5. अगर जीरोस पता ही नहीं है पर सम ऑफ जीरोस चाहिए, तो पॉलिनोमियल के अंदर जो b होगा और जो a होगा, b से a को डिवाइड कर देना और एक माइनस का साइन लगा देना, -b/a ही उसका आंसर होगा. वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस है नहीं कि आप उसका प्रोडक्ट कर सको, बट सिर्फ एक्सप्रेशन को देख के आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बता सकते हो कि इसके c के साथ a को डिवाइड कर देना तो आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिल जाएगा. आई होप आपको ये चीज क्लियर है. और सेकेंड थिंग, ये भी आपका एक्सरसाइज में बहुत यूज होता है कि अगर आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नोन है, ऐसे क्वेश्चन हैं आपके पास जिनमें आपको सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, मतलब जीरोस नहीं दिए हैं, सम दिया जीरोस का और प्रोडक्ट दिया जीरोस का, और पॉलिनोमियल नहीं दिया है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो बेटा, जो हमने भी डेराइव भी किया था. इसमें यहां पर आप सम ऑफ जीरोस डाल देना, यहां पर आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस डाल देना, तो आपको पूरा पॉलिनोमियल निकल के आ जाएगा. इसको नोट कर लो. ये 2 रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में. इन 2 रिजल्ट्स के अलावा इस चैप्टर में कुछ नहीं है. वैरायटी बन जाती है, पर अगर मुझे पूछोगे बेसिक क्या है, वो ये 2 चीजें हैं. ये आपको क्लियर होनी चाहिए. आई होप आपको ये चीजें क्लियर है और इनको अच्छे से नोट कर लो. ठीक है, प्रोवाइडेड ये जो आप पॉलिनोमियल लिखते हो ना, इसमें सभी कॉफिशिएंट प्लस होने चाहिए. अगर कोई कॉफिशिएंट माइनस है तो वो b की रकम माइनस होगी. चलो मैं इस पर आगे भी बात करूंगा, ये नोट कर लो सारा. ठीक है, डन. ओके, नाउ लेट्स गो ऑन टू द क्वेश्चंस ऑफ ऑल दीज टॉपिक्स, बिकॉज दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट जो मुझे बताना था. अब मुझे बस इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको इंपॉर्टेंट PYQs बताने हैं ताकि आपको क्वेश्चंस भी निकालना आ जाएं. ऑलराइट माय डियर वंस, अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन से कराऊंगा. ठीक है, कि जो हमने कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा, अब उसको क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखते हैं. ठीक है, कैसे वो क्वेश्चंस में हेल्प करता है हमें. वेल, ये जो क्वेश्चंस अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये बहुत फेमसली नोन है फॉर वेरीफाइंग द रिलेशनशिप ऑफ कॉफिशिएंट एंड जीरोस. कॉफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में एक रिलेशन होता है, उसको वेरीफाई करना होता है. कौन सा रिलेशन होता है, जो भी आपको मैंने लिखवाया, दैट अल्फा प्लस बीटा इज -b/a एंड अल्फा बीटा इज c/a. ठीक है ना, उसको एक क्वेश्चन में वेरीफाई कैसे करते हैं वो मैं आपको भी सिखाऊंगा इस क्वेश्चन से. ठीक है, और स्टेप्स भी बताऊंगा कि पहले क्या करना चाहिए और बाद में क्या, ताकि आपको थोड़ा वो पता चल सके. बेटा, इसको स्टार्ट करने से पहले ना आप देखो कैसे हम इसको करते हैं. ठीक है, चलो इसको स्टार्ट करते हैं. फाइंडिंग जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 3x - 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड जीरोस. ये बेटा आपके ना बुक पे एनसीईआरटी में सेकंड एक्सरसाइज होगी, 2 ही एक्सरसाइजेज हैं उसमें. जो सेकंड एक्सरसाइज होगी उसमें कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस होंगे. अब इसको ध्यान से देखना ताकि आपको वैसे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं. जैसे हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, सबसे पहले आपका काम होना चाहिए, आप fx = लिखोगे x² + 3x - 10, जैसा भी आपको दिया होगा वहां से सीधे उठाकर यहां पर. दूसरा काम होता है
ये लिखना बहुत जरूरी है, बच्चे नहीं लिखते हैं, इससे प्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चन में फर्क पड़ता है। जब आप बोर्ड में कोई चीज लिख रहे हो तो उसमें आपकी प्रेजेंटेशन बड़ी मैटर करती है। फिर आप इसको लिखोगे ऑन कंपेयरिंग द अबव विद, ये जो ऊपर एक क्वेश्चन आपने लिखी हुई है पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा है, इसको कंपेयर करो विद द जनरल वाला। जनरल वाला क्या होता है? एफ एक्स इक्वल टू, जो मैंने पीछे लिखवाया था आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इससे इसको कंपेयर करो। कंपेयर क्या करते हैं? कॉफिशिएंट्स देखते हैं बेटा। तो कॉफिशिएंट देखें तो जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए है, वो यहां पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कौन है? यहां तो लिखा ही नहीं है सर, तो नहीं लिखा है तो कौन होगा? 1। तो ए की वैल्यू कितनी आई? 1। वैसे ही बी एक्स में एक्स का कॉफिशिएंट बी है, वैसे ही यहां पे एक्स का कॉफिशिएंट क्या है? वो यहां पे ले आओ, बी इज इक्वल टू क्या है? 3। वैसे ही प्लस सी होता है, लेकिन यहां पे प्लस सी नहीं है, यहां पर -10 है, मतलब सी की वैल्यू -10 है। तो इधर आप ये पूरा अलॉन्ग विद माइनस उठाओगे, अकेला 10 नहीं उठाओगे। तो सी की वैल्यू कितनी है? -10। तो पहला काम आपका ये होना चाहिए, ठीक है? इस तरीके से इसको शुरू करोगे। फिर आपका काम होगा कि आप ये जो पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है इसको दोबारा लिखो। मैंने यहां पे दोबारा लिख दिया, ठीक है? अब आप इसके जीरोस ढूंढो, मतलब इसके जो अल्फा बीटा हम कह रहे थे ना तुमको, वो जीरोस को एक्चुअल में फाइंड करो। कैसे कर सकते हैं? 9th में हम पढ़ते हैं, ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया जाता है, वो मैं आपको सिखाता हूं, देखो। बट उससे पहले एक लाइन लिखना बहुत जरूरी है प्रेजेंटेशन के लिए। तो आप लिख सकते हो फॉर फाइंडिंग जीरोस ऑफ अबव पॉलिनोमियल टेक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। इसके जीरोस निकालने के लिए आप एफ ऑफ एक्स को इक्वल टू 0 करो, मतलब 0 से इक्वेट करो। तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब अगर किसी बच्चे को 9th क्लास में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पढ़ा था बट अब याद नहीं है या वहां अच्छे से नहीं पढ़ा था, अब मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है? पहला काम क्या होता है भाई, मैं आपको अपनी टेक्निक बताता हूं कि मैं कैसे इसको सॉल्व करता हूं, समझने की कोशिश करना। जो फर्स्ट टर्म होती है एक्स स्क्वायर वाली, और जो लास्ट टर्म होती है साइन के समेत, उसको उठाओ। एक्स स्क्वायर और -10 को मल्टीप्लाई कर दो रफ में, ये रफ में आप काम करोगे। एक्स स्क्वायर और -10 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं रफ में, तो क्या आ जाएगा? -10x स्क्वायर। ये आपका पहला और आखिरी टर्म विद साइन आपने मल्टीप्लाई कर देना है। आ गया, क्या आया? -10x स्क्वायर। अब इस पूरी टर्म में नंबर कौन है? अगर नंबर देखें तो नंबर कौन है? नंबर है 10। बेटा अब आप इस 10 के लिए फैक्टराइजेशन कर सकते हो ताकि आपको पता चल सके। तो अगर आप 10 की फैक्टराइजेशन करते हो तो आपको क्या मिलेगा? 2 से करोगे, फिर 5 से करोगे, खत्म। एक फैक्टर 2 आया, एक फैक्टर 5 आया, ये दो प्राइम फैक्टर आए। आप ये देखो, जो इसके फैक्टर्स आते हैं उनको आप प्रोडक्ट प्लस माइनस कुछ भी करके बीच वाली रकम 3x बनानी है। यानी कि आपका जो ये बीच में 3x है ना, इसको स्प्लिट करना है। इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उनको सम करके जो भी आएंगी रकम, उनको सम करके 3 बने, प्रोडक्ट करके 10 बने। तो अगर मैं देखूं 5 और 2 को, जो इसके दो प्राइम फैक्टर हैं, इनसे मैं 3 बना सकता हूं। अगर मैं 5 में से 2 निकाल दूं और मुझे 3x के साथ साइन भी प्लस चाहिए, तो मुझे माइनस करते समय 5 में से 2 करना है, 2 में से 5 नहीं करना है, क्योंकि अगर 2 में से 5 किया तो वो -3 बनेगा, पर मुझे +3 चाहिए। अगर यहां -3 होता तो मैं 2 में से 5 माइनस करता। तो बेटा आप यहां पे नेक्स्ट स्टेप लिख सकते हो, वेट, यू कैन राइट विच इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 3x को 5 और 2 यूज करके कैसे बना सकते हैं? 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। इन दो चीजों को मैंने यहां पर इंकलकेट किया है। और इनका आप एक चीज चेक करना, इनको सॉल्व करके 3x भी बनता है, और अगर आप 5x से -2x को मल्टीप्लाई करो, 5x से -2x को मल्टीप्लाई करो, ये यही बनेगा -10x स्क्वायर। 5 2 10 हो जाएगा, x का x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस माइनस का माइनस आ जाएगा। ये इसका एक चेक होता है। चलो, इसके अगला स्टेप ये है कि आप कॉमन लो। इन दो में मैक्सिमम कॉमन क्या लिख सकते हो? x। तो क्या बनेगा? x + 5। वैसे ही अगले दो में, जो कि -2x और -10 है, इसमें -2 कॉमन लो, क्योंकि माइनस भी दोनों में है और 10 के अंदर भी 2 आ जाता है, तो -2 कॉमन ले लो। क्या बनेगा? इधर आ जाएगा x, साथ में प्लस आएगा, 5 आएगा। आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, ये ऊपर वाली चीज ही बनेगी। अब ये मुझे लगता है सॉल्व हो गया, ठीक है?
इसके दो फैक्टर होते हैं, एक दोनों में सेम आता है, वो आपको क्लियर दिखता है, x+5 इसमें भी आया इसमें भी आया, तो एक फैक्टर है x+5। दूसरा फैक्टर है जो इनके साथ साथ कॉमन आया होता है, यानी कि x और -2 भी उठाओ। कई बच्चे इसमें बीच में साइन ही नहीं डालते हैं, वो सबसे बड़ी मिस्टेक है। बेटा साइन का ध्यान रखना होता है, ठीक है। इक्वल टू 0 चलता रहेगा। अब आपको इसके जीरोस फाइंड आउट करने, जब फैक्टर्स मिल जाए तो जीरोस कैसे मिलते हैं? जो फैक्टर्स में x के साथ कांस्टेंट टर्म होती है, देखो मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं, फैक्टर से जीरो कैसे देखते हैं। जैसे लिखा है x+5, जो भी नंबर लिखा है उसका साइन चेंज कर दो, ये 5 लिखा है लिखो -5, और डिवाइड कर दो जो x का कॉफिशिएंट है ऊपर फैक्टर में, 1 है ना, तो 1 से डिवाइड कर दो, तो -5/1 कितना होता है? -5 होता है। डायरेक्ट भी लिख सकते थे -5, लेकिन टेक्निक ये है। अब जैसे x-2 है, तो दूसरा जीरो कौन होगा इसका? एक तो आ गया -5, दूसरा जीरो कौन होगा? x-2 है। नंबर का साइन चेंज कर दो, यहां -2 है, आप लिखो 2, डिवाइड कर दो x के कोएफिशिएंट के साथ कि उसके साथ x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 से डिवाइड कर दो, तो ये आप 2 भी लिख सकते हो डायरेक्ट। तो इसके दो जीरोस निकले, एक निकला -5, एक निकला 2। चलो नेक्स्ट स्टेप में आप यहां लिखोगे, अब वेरीफाई कैसे करते हैं वो देखो। अल्फा कितना आया? पहला जीरो -5, और दूसरा जीरो आया था 2। अल्फा लिखो -5, और जो दूसरा जीरो आया उसको बीटा कहते हैं, उसको लिखो 2। ये आपके दो जीरोस आ गए, ठीक है। अब आप इसको वेरीफाई कैसे करते हो कि आप इन दो जीरोस को सम करो, इन दो जीरोस को ऐड करो, तो आपका सम क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? दैट विल बी -5/2। अब अगर सम कर दिया, अब इन्हीं दो जीरोस को प्रोडक्ट करो, तो प्रोडक्ट करके क्या आएगा? जब आप -5 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे, ये बनेगा -10। ये तो आपने जीरोस निकालकर उनका एक्चुअल सम और एक्चुअल प्रोडक्ट कर लिया। वैसे ही आप एक और काम करो, इनका कोएफिशिएंट रिलेशन से कैसे आएगा। ऑल्सो कोएफिशिएंट रिलेशन जो हमने पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंगली अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? -b/a। अब चेक करते हैं ये फॉर्मूला यूज करके क्या अल्फा प्लस बीटा वही आएगा जो हमारा इसमें आया था। उसके लिए b और a का वैल्यू चाहिए। देखो b क्या है, देखो a क्या है। b है 3, a है 1, डालो इसमें। b है 3 और a है 1। और एक माइनस लगा दो। ओए ये क्या कर दिया मैंने? तो अल्फा प्लस बीटा आपका कितना आना था? ये मैंने गलती कर दी थी, इनको ऐड करना था बेटा, डिवाइड थोड़ी। -5 में ऐड करो 2, तो ये कितना बनता है? -3। चेक करो, यहां से भी -3 आया, और -5 और 2 को ऐड करके भी -3 आया, मतलब ये तो दोनों वेरीफाई हो गए। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में फॉर्मूला होता है C/A। C और A स्टार्टिंग में ये लिखे थे, इसीलिए लिखे थे ताकि एंड में आसान हो। C देखो क्या है? -10, A क्या है? 1। करो डिवाइड, कितना बनेगा? -10। चेक करो यहां पे भी -10 आया है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हो गया। तो एंड में आप लिख देना हेंस वेरीफाइड। वेल मेरे पास एक और क्वेश्चन है उसी की तरह, पर कुछ अलग जरूर है ये क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा स्प्लिटिंग में भी एक यूनिकनेस है इसमें, इसीलिए ये डिफरेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए चुना है वही कि वेरीफाई करने रिलेशन, बट यस इट्स यूनिक। लेट्स सी ये कैसे होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जैसे मैंने सिखाया था आपको। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन कंपेयरिंग करा था पहले भी, दोबारा करेंगे। ऑन कंपेयरिंग above polynomial with, अब बात ये होती है ना कि जनरल फॉर्म आपने लिखनी होती है। अब वो आप सब बच्चे जानते हो, मैंने भी बताया था f(x = ax² + bx + c। यहां पर भी वो लिख सकते हैं, बट थोड़ा सा ना कॉमन सेंस लगाओ। वहां वेरिएबल कौन था? x था, तो f(x) था, सारे x थे। यहां वेरिएबल y है, तो लिखो उसी को, बस x की जगह पे y लिख दो। कंपेयरिंग इट विद f(y), f(x) की जगह ax² की जगह लिखो ay², bx की जगह लिखो by + c। इससे कंपेयर करने पर आपको कोएफिशिएंट कंपेयर करने होते हैं, तो आपका a कौन होगा? देयरफॉर a = देखो यहां पे अब y² के साथ तो कुछ भी नहीं है, तो मतलब वहां पे कौन होगा? 1। तो a की जगह कौन आ जाएगा? a = 1।
समझ आई ये बात? वैसे ही बी वाई में y के साथ b है, यहां पे y के साथ क्या है 4√3, तो b की जगह क्या आ जाएगा 4√3। और एट लास्ट c की जगह क्या आ जाएगा, ये तो b की जगह आ गया, फिर एट लास्ट c कांस्टेंट टर्म है बट -15 है। मैंने आपको पहले भी बताया साइन के साथ उठाना होता है, कोई पॉजिटिव हो तो डायरेक्ट पॉजिटिव लिख देते हो, बट अगर कोई माइनस दिया है तो माइनस उसके साथ ले आओ। c कितना -15। चलो ये हमें काम आते हैं एंड में, इतना काम हमने कर लिया। सॉर्ट ऑफ स्टेप 1 इस क्वेश्चन का हो गया। नाउ स्टेप 2 इस क्वेश्चन का ये होता है कि आपको इस क्वेश्चन में इस पॉलिनोमियल की स्प्लिटिंग करके पहले एक्चुअल जीरोस फाइंड आउट करने होते हैं। तो पहले आप लिखो नाउ फॉर फाइंडिंग जीरोस टेक, अब f ऑफ x नहीं है f ऑफ y है, तो लिखो टेक f ऑफ y इक्वल टू 0। इसको 0 से इक्वेट करो, देखो क्या बनता है। यहां पे आएगा y² नहीं कर प्लस 4√3y -15 इक्वल टू 0। अब इसको स्प्लिटिंग करना माइट भी डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए, पर मैं आपको इजी वे बताता हूं। जैसे मैंने अभी आपको पहले सिखाया था, रफ में क्या कर लेना, पहली रकम और आखिरी रकम साइंस के समेत मल्टीप्लाई कर दो तो बनेगा y² और -15 बनता है -15y²। अब 15 की बात करें, अगर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो वो आती है 3 से होगा 5 आएगा, 5 से होगा 1 आएगा। हो गई प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या आया 3 और 5। अब बच्चे ना बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, बहुत। 5 और 3 को प्लस या माइनस करके हम 4√3 कैसे बनाएंगे सर, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, 4√3 कैसे बनेगा। तो मैं उनको बोलता हूं टेंशन नहीं लेने का, देखो यहां पे एक तरीका कैसे होता है। ऐसे क्वेश्चंस दिखते हैं, उनका आंसर भी इधर ही होता है, बस ध्यान से सोचना होता है। आपके दो फैक्टर कौन से है 5 और 3, 5 और 3। आप ये 5 और 3 को थोड़ा मॉडिफाई करो। कैसे मॉडिफाई करो, क्या मैं लिख सकता हूं 5√3 5 और 3 को मल्टीप्लाई करके 15 आता है। 3 की जगह मैंने √3 और √3 लिख दिया, क्योंकि √3 और √3 को मल्टीप्लाई करके भी क्या बनता है 3 बनता है, और 3 इंटू 5 दोबारा 15 बनता है। आप 5 और 3 की जगह 5√3 और √3 को यूज करो। देखो कैसे, अगर मैं 5 से √3 को मल्टीप्लाई करूं तो ये बनता है कितना, दिस विल बी 5√3, और एक √3 को अकेला रखूं, ये 5√3 और √3 मल्टीप्लाई होने पे 15 भी देते हैं, चेक कर लो। और सब्ट्रैक्ट करने पे 5√3 में से अगर √3, जिसे हम 1√3 भी कह सकते हैं, 5√3 में से अगर √3 माइनस करोगे वो 4√3 भी आएगा। तो इसकी स्प्लिटिंग ये है। यूनिक क्वेश्चन है, स्प्लिटिंग भी थोड़ी ऐसी है। ऐसे टाइप के और भी क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करना। तो अभी के लिए आप यहां पे क्या लिख सकते हो, y² प्लस 4√3y बनाने के लिए मैंने एक यूज करना है 5√3, एक यूज करना है √3। तो क्या लिखूंगा 5√3y माइनस √3y, क्योंकि मुझे 4√3y बनाना था, -15 इक्वल टू 0। अब आप इसको कॉमन ले लो और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। पहले मैं कॉमन लेना चाहूं तो पहली दो टर्म्स में मुझे y है ऐसा अकेला जो दोनों में दिख रहा है, तो आप क्या कॉमन ले लो y, क्या बनेगा y प्लस 5√3। बहुत बढ़िया। अब अगले वाले दो में देखें तो सर इसमें तो कोई कॉमन दिख नहीं रहा है। बेटा सोच बढ़ाओ। 15 को मैंने अभी बताया कि हम कैसे लिख सकते हैं, 5√3 इंटू √3 15 होता है। तो कौन कहता है कि ये जो 15 लिखा हुआ है ये अकेला 15 है, क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो 5√3 इंटू √3। अब देखो, अब कॉमन लेना आसान हो जाएगा, y प्लस 5√3, अब माइनस और √3 दोनों में आ रहा है तो माइनस भी और √3 भी कॉमन ले लो, तो यहां पे बचेगा y, माइनस कॉमन लिया तो यहां पे आएगा प्लस, √3 कॉमन ले लिया हुआ तो बचा क्या, सिर्फ 5√3 इक्वल टू 0। समझो ये कैसे बना। बहुत अच्छी स्प्लिटिंग है, बहुत यूनिक क्वेश्चन है, सॉर्ट ऑफ हॉट्स की कैटेगरी में आएगा। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जिसमें आपके लेफ्ट और राइट वाली टर्म्स जो होती है वो नंबर्स डायरेक्ट होते हैं, बट जो बीच वाला होता है वो रूट होता है, तो स्प्लिटिंग करना टीडियस हो सकता है। ऐसे करते हैं ऐसे वाले की स्प्लिटिंग, ठीक है, इसको अच्छे से सीखना।
अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब मैं अगर इसके जीरोस लिख दूं तो क्या बनेगा, y प्लस 5√3 और दूसरा बनेगा y माइनस √3 इक्वल टू 0। अच्छा अब मुझे इसके जीरोस चाहिए। फैक्टर्स से जीरोस कैसे निकालते हैं मैंने अभी बताया था। ट्रिक क्या है, बड़ी सिंपल। जो वेरिएबल के साथ नंबर लिखा होता है उसका साइन बदल दो। 5√3 लिखा है, आप इसकी जगह लिख दो -5√3। और जो वेरिएबल लिखा है y, उसके कोफिशिएंट को डिवाइड कर दो। अब y का कोफिशिएंट 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे भी तो वो एज इट इज रहेगा, तो इसका पहला जीरो निकल गया -5√3। इसका दूसरा जीरो होगा, आप -√3 का साइन बदल दो, क्या आ जाएगा √3, और वेरिएबल की जो कोफिशिएंट है उसको डिवाइड कर दो, तो √3 से 1 डिवाइड करके वो √3 रहेगा। तो ये आपके पास अल्फा और बीटा यानी कि दो जीरोस पॉलिनोमियल के तैयार है। एक है -5√3, एक है √3। अब करते हैं इनको वेरीफाई। चलो देखो ना हो वेरिफिकेशन बड़ी आसान है, बच्चे बहुत खुश होते हैं इसको करते हैं अगर क्वेश्चन सही निकाला हो। तो हम सम करते हैं जीरोस का। तो एक जीरो आपका निकला है 5√3 नेगेटिव और एक √3 पॉजिटिव। तो -5√3 में ऐड करना है +√3, तो ये बनता है -4√3। अब बच्चे ना इसकी भी एडिशन में कई बार कंफ्यूज होते हैं, भाई इसमें क्या कंफ्यूज होना है, √3 इसके साथ प्रोडक्ट में है, इसको ऐसे सोचो जैसे x है √3, तो -5x प्लस x क्या होता है -4x, वैसे ही लिखा है, बस x की जगह यहां पे कौन है √3 है। ठीक है, ये बन गया अल्फा प्लस बीटा। वैसे ही अल्फा बीटा क्या आएगा, -5√3 से √3 को मल्टीप्लाई कर दो। हम सब जानते हैं √3 से मल्टीप्लाई होकर क्या बनता है 3, 3 और 5 मल्टीप्लाई होकर क्या बनते हैं 15, लेकिन एक माइनस का साइन रहेगा। तो ये आ गया सम ऑफ जीरोस, ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब जो आ गए इनको वेरीफाई करना है कोएफिशिएंट रिलेशन से, तो आप लिखोगे ऑल्सो सम ऑफ जीरोस कैन ऑल्सो बी फिगर्ड आउट बाय द फॉर्मूला -b/a। तभी मैं स्टार्टिंग में ये लिखवाता हूं, यहां से सीधे आपको मिल जाएगा। b कौन है 4√3, a कौन है 1, डालो यहां पे। b है 4√3, a कौन है 1 और एक माइनस का साइन। चेक करो क्या आया -4√3। क्या ये चीज और क्या ये चीज सेम आई? सेम आई है तो वेरीफाई है, अगर नहीं आती तो वेरीफाई नहीं था। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा फॉर्मूला वाइज c/a से निकलता है। चेक करो जरा, c कौन है -15, a कौन है 1, डालो इधर, कितना बना? क्या ये प्रोडक्ट और जो प्रोडक्ट आपने एक्चुअल किया है वो सेम आया? मतलब ये भी वेरीफाइड है। एंड में बहुत मजा आता है हेंस वेरीफाइड लिखने का, इससे ज्यादा सुकून किसी में नहीं मिलता है जब पता है कि ये क्वेश्चन किया है और वो सही निकला है। वेरिफिकेशन हो जाए तो ऑब्वियस है ना कि जो निकाला वो एकदम सही है। तो ये आपका क्वेश्चन एक और था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको एक और क्वेश्चन हो गया है ना वेरिफिकेशन का। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, तो ये दो डिफरेंट टाइप्स आपकी कवर हो गई। ठीक है, वैसे ही एक और क्वेश्चन भी आपको यहां पे दिया है। अब मैं ये चाहता हूं कि आप ये क्वेश्चन को खुद से करो घर पे, ठीक है, लेकिन कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा कर देता हूं, उसके आगे आप कंप्लीट करना। आप लोग इसको नोट करना, मैं जहां तक बताता हूं। देखो स्टार्टिंग हम हर एक क्वेश्चन की कैसे करते हैं कि कंपेयर करते हैं, तो आप क्या लिखोगे, ऑन कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c। तो हमारा a कौन आएगा, देखो कोएफिशिएंट x² का और इधर, तो a की वैल्यू आ गई 2। वैसे ही b कौन आएगा, x का कोएफिशिएंट इधर और इधर, b की वैल्यू आई 7/2। वैसे ही c की वैल्यू कितनी आएगी, यहां देखो कांस्टेंट टर्म 3/4। साइन तीनों के पॉजिटिव थे तो मुझे माइनस लेना ही नहीं पड़ा। मैंने कहा ना हर एक चीज साइन के साथ उठाते हैं, ए बी सी की वैल्यूज। ये हो गया। फिर आपको इनकी स्प्लिटिंग करनी होती है एक्चुअल जीरोस फाइंड आउट करने के लिए, बट उससे पहले एक लाइन लिखवाता हूं मैं। क्या लिखवाता हूं, फॉर फाइंडिंग जीरोस, अभी तक याद हो जानी चाहिए, फॉर फाइंडिंग जीरोस टेक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। जब आप एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 लेते हो तो क्या करना है, कुछ नहीं, आप ये लिखो जरा, 2x² प्लस 7/2x प्लस 3/4 इक्वल टू 0। अब यार आप लोग ये सोचोगे यार इसकी कैसे करेंगे स्प्लिटिंग, ये तो फ्रैक्शन में है। अरे इसको इजी करो। कैसे इजी करना है, इसका एलसीएम ले लो, आपका ये फ्रैक्शन खत्म ही हो जाएगा। अब जैसे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाओ, 1, 2 और 4 का एलसीएम होता है, हर बच्चा जानता है 4। अब 1 4 के टेबल में कब आता है, 4 इंटू 2x² करो, क्या बनेगा 8x² प्लस 2 के टेबल में 4 कब आता है 2 जिससे आता है 2 7 करो, कितना बनेगा 14x। 4 के टेबल में 4 1 तो 1 से जब ऊपर वाला 3 मल्टीप्लाई करेंगे वो एज इट इज ही रहेगा। सर आपने एक तरफ से कहा फ्रैक्शन हटाना है और यहां पे तो आपने सबके नीचे एक कॉमन फ्रैक्शन 4 ले आए, क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ
कि अब ये कॉमन फ्रैक्शन 4 उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई हो सकता है, जो कि पहले नहीं भेजा जा सकता। मैथमेटिक्स में कोई भी चीज डिवाइड वाली वहां तब भेजी जाती है जब वो सबके साथ डिवाइड हो रहा हो कॉमनली, तो वो एलसीएम लेके ही हो सकता था। जब आप उसको 0 से उधर मल्टीप्लाई करोगे, ये बन जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इंटू 4 करोगे, वो 0 ही आएगा। अब आपके पास एक रिड्यूसिबल फॉर्म आ गई, ठीक है। अब आप इसकी स्प्लिटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें आपको पता है, आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है, वो बनेगा 24x स्क्वायर, 8x स्क्वायर और 3 को मल्टीप्लाई किया है ना। उसके बाद जो इस 24x स्क्वायर में रफ में नंबर है वो क्या है, 24। 24 के आप फैक्टराइजेशन करो, 2 से करोगे 12 आएगा, 2 से करोगे 6 आएगा, 2 से करोगे 3 आएगा, और 3 से करोगे 1 आएगा, खत्म। चलो अब ये 2 2 2 और 3 को इस तरीके से यूज करो, मल्टीप्लाई करो और फिर प्लस माइनस यूज करो कि 14 बने। ये हिट एंड ट्रायल ही होता है। तो यू कैन यूज 8 2 2 2 को मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 और 3 बनता है, वो भी नहीं बनेगा, ठीक है। 3 इंटू 2 6 होता है और 2 इंटू 2 4 होता है, 6 और 4 10, वो भी नहीं बनेगा। 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12 और 2 14 होता है, ये यूज करो। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, बनेगा 3 2 6 2 12, एक 2 बच गया। अब 2 और 12 का प्रोडक्ट भी 24 होता है, और इनको यूज करके आप 14 भी बना सकते हो। कैसे? तो 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। चलो अब आपको पता है कॉमन लेना है। इन दो में मैक्सिमम कॉमन x दोनों में दिख रहा है, 8 और 12 दिख रहा है। कॉमनली सबसे बड़ा टेबल कौन सा जिसमें आते हैं? 4 में। तो 4 और x दोनों कॉमन ले लो, इधर बनेगा 2x प्लस 4x है, तो मतलब 4 भी है और x भी है, तो बचा 3। अब ये 2x प्लस 3 बन गया, तो आगे 2x प्लस 3 ही है, और ऑब्वियसली 2x और 3 में कोई कॉमन चीज नहीं है, तो 1 ले लो कॉमन, 1 तो सब में होता है। 2x प्लस 3 फैक्टर्स क्या बनेंगे? एक बनेगा 4x प्लस 1, एक बनेगा 2x प्लस 3। इक्वेट करो 0 से। आपको मैंने अभी बताया था ना कि x की वैल्यू निकालने की ट्रिक क्या होती है फैक्टर से। जो पहला फैक्टर दिया है उसकी कांस्टेंट टर्म का साइन बदल दो, 1 की जगह लिखो -1, शाबाश। x का ऑप्शन क्या है? 4, उससे डिवाइड कर दो, तो पहला 0 बना -1/4। वैसे ही दूसरे के साथ करो, 2x प्लस 3 है, 3 का साइन बदलो -3, और इसके x के ऑप्शन से डिवाइड कर दो, तो -3/2। आपका अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया। इनको यूज करके आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे वेरिफिकेशन के लिए देखो, यहां पे वेरिफिकेशन के लिए आप क्या करो, फाइंडिंग सम ऑफ जीरोस। तो उसके लिए आप क्या करोगे? अल्फा और बीटा को ऐड करोगे, कितना आता है चेक करो। -1/4 और -3/2 ऐड करो, -1/4 और -3/2। अब इनको ऐड करना है, ऑब्वियसली ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर कितना बन जाएगा? इसको सॉल्व करें तो एलसीएम क्या आएगा? 4। यहां -1, 2 4 जा, 2 के लिए 4 कब आता है? 2 जा, 2 से 3 को मल्टीप्लाई करो 6, कितना बना? -7/4। अब ये आपका सम ऑफ जीरोस आ गया, ठीक है। ओके, ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चाहिए, उसके लिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, -1/4 से मल्टीप्लाई करो -3/2 को। उससे क्या होगा? माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 1 इंटू 3 आपका 3 हो जाएगा, 4 इंटू 2 आपका 8 हो जाएगा, तो 3/8 आया। सम ऑफ जीरोस एक्चुअल सम कर लिया, एक्चुअल प्रोडक्ट कर लिया। बाय कोएफिशिएंट रिलेशन आप लिखोगे ऑल्सो अल्फा प्लस बीटा -b/a भी होता है। अब -b/a होता है तो जरा देखो, b कौन है? 7/2 और a कौन है? 2। -b कौन है? 7/2 और a कौन है? 2। तो ये डिवाइड अगर करोगे, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बनेगा -7/4। चेक करो क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है? अगर सेम है तो वेरीफाई हुआ, ठीक है। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? c/a। करो जरा c/a, चेक करो पहले c क्या है, यहां पे देखो कितना दिया है? 3। चलो यूज करो, 3 और a तो 2 था, 3/2 आ रहा है। ओए ये क्या हो गया? नहीं 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 नहीं, a कौन है? नहीं, अच्छा c 3/4 है ना, मेरी गलती है यार। c है 3/4 डिवाइडेड बाय 2 करना है। एक मिनट रुक जाओ,
t आया 3/4, a है 2, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और आपका आंसर बनेगा 3/8। अब चेक करो क्या 3/8 और 3/8 यहां पे भी आया है, आ गया, दैट मीन्स अगेन वेरीफाइड। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ, गुड। और आगे चलेंगे और एक नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। ये तो हो गया कि अगर हमें कोएफिशिएंट रिलेशंस को वेरीफाई करने होते हैं तो हमें उसके लिए जो क्वेश्चंस थे मैंने आपको करा दिए, जिसमें आप जीरोस निकालकर उनका एक्चुअल सम एक्चुअल प्रोडक्ट निकालते हो और फिर सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को कोएफिशिएंट रिलेशन -b/a और c/a से भी चेक करते हो, वो दोनों जब सेम आते हैं वो वेरीफाई हो जाता है। और ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो 3 नंबर का 2 नंबर का आपके 10th के बोर्ड एग्जाम में आने का 100% चांस है। इनफैक्ट 2025 के पेपर में भी यह सवाल आया हुआ है। जैसा मैंने अभी आपको वो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन बताया था ना, कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन इस बार आया था एग्जाम में। यस, बिल्कुल इस तरीके का जो इस साल का 2025 का एग्जाम है उसमें वेरीफाई करने पे रिलेशन पे कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आया था, ताकि आपको पता चले। अब मैंने उसमें आपको रूट वाला टाइप भी करा दिया, वो वाला भी करा दिया जिसमें लीनियर वाला पार्ट नहीं था, सिर्फ क्वाड्रेटिक वाला था जिसमें a² - b² यूज किया। तो चलो होपफुली आप ऐसा टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा अब आप लगा पाओगे। चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, कहता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ। मैंने आपको बताया था शुरू में कि आपको दो ही चीजें हैं जो इसमें सीखने वाली हैं। एक ये कोएफिशिएंट वेरीफाई करना जो हम इस चीज से कर रहे थे, दूसरा अगर आपको सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा बीटा, अगर आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मालूम है क्वेश्चन में, तो आपको पॉलिनोमियल नहीं मालूम है तो आप पॉलिनोमियल ऐसे बना सकते हो के टाइम्स x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब ये फॉर्मूला कई बच्चों को लर्न करने में भी दिक्कत होती है, तो मैं तो एक बड़ा सिंपल सा ट्रिक याद रखता हूं कि एक तो कांस्टेंट लेना ही लेना है बाहर, जो नहीं लेता है उसके आधा नंबर जाने का चांस है। के लेकर ब्रैकेट स्टार्ट करता हूं, फिर मुझे पता है जो मुझे अंदर चीजें लिखनी है उसमें सबकी बारी आती है। जैसे लाइक पहले हम लिखते हैं x² तो उसको पॉजिटिव लेते हैं, आप देख सकते हो इसके साथ कुछ नहीं है तो मतलब ये पॉजिटिव टर्म है। उसके बाद जो अगली रकम लिखते हैं वो माइनस आती है, तो ये एक के बाद एक चलता है, मतलब पहला प्लस है, के के बाद दूसरा माइनस है और उसके बाद दोबारा चेक कर लो प्लस है, तो ये चलता है प्लस माइनस प्लस। अब इसके आगे कुछ नहीं है, होता तो होपफुली वो नेगेटिव होता। तो एक सीक्वेंस वाइज हमने इसको याद करा है कि के टाइम्स पहले कर देना है x², जब x² बोला मतलब उसको प्लस लिया, फिर अगला वाला माइनस लेना है, सम ऑफ जीरोस इनटू x, फिर माइनस ले लिया, उसके अगला वाला प्लस लेना है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ऐसे मैं इसको याद रखता हूं कि x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इस तरीके से मुझे याद रहता है। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन है जो मुझे यहां पे सॉल्व करना है। देखो यहां पे आपको क्वेश्चन में यह बोला है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ जिसका सम और प्रोडक्ट √3 और -3/2 रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि पॉलिनोमियल जो बनाना है उसके सम ऑफ जीरोस है √3, मतलब उसके सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है √3, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दिया हुआ है कितना -3/2। अब आपको पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है। कुछ ऐसे भी सवाल होंगे जिसमें ये जीरोस दिए हुए होंगे, 2 जीरोस दिए होंगे और बोलेंगे पॉलिनोमियल बनाओ, तो पहले आपको उनका सम करना पड़ेगा, फिर आपको उनका प्रोडक्ट करना पड़ेगा, फिर आप इस फॉर्मूले में डालोगे। पर ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से पढ़ो कि सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है और बोला जा रहा है कि पॉलिनोमियल को क्रिएट करो। तो कैसे क्रिएट होगा देखो बेटा, आप यहां पे लिख सकते हो विच इंप्लाइज f ऑफ x कैसे बनेगा, k टाइम्स ब्रैकेट x² माइनस, देखो मैंने पहले प्लस रखा था ना x² को, तो अगली रकम मैंने माइनस ले ली, फिर आता है सम ऑफ जीरोस इंटू x। अब सम ऑफ जीरोस कितना है, यहां से आप क्लियर देख सकते हो कि सम ऑफ जीरोस √3 है, तो डाल दिया √3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस डालना है, वो यहां से देखेंगे कितना है -3/2। देखो फॉर्मूला वाइज तो आप ये याद रखोगे सीक्वेंस में पहला प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है। अब इनकी वैल्यू में अगर कोई चीज नेगेटिव है तो वो प्लस आप फॉर्मूला वाला लगाओ, उसके आगे माइनस आ रहा है तो आप ब्रैकेट लेकर माइनस लगा दो ताकि आपका गलती ना हो, ठीक है।
अब आपको इसको सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है, बच्चे जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे, इसको एक्स स्क्वायर लेंगे, इसको -√3x लेंगे, प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस होता है, यहां पे लेंगे -3/2। तो क्या सर हम इसको यहां तक रख सकते हैं, नंबर मिल जाएंगे? मिल सकते हैं, पर ये पूरी तरह सिंप्लीफाइड नहीं है। हाँ, इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो बेटा, कभी भी चाहे पहले वाले के साथ, दूसरे वाले के साथ या तीसरे वाले के साथ, किसी के साथ भी फ्रैक्शन आ जाए, या 2 के साथ आ जाए या 3 के साथ आ जाए, एलसीएम लीजिएगा। तो यहां पर आपके 1 के साथ है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिखो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिखो। तो अब अगर आप एलसीएम लेते हो बेटा, तो यहां पे आ जाएगा 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा 2x², 1 को 2 से, साइन के साथ -2√3x, और ये 2 है तो ये एज इट इज रहेगा 3। अब बेटा ये पूरा एलसीएम लेने के बाद इसका क्या करते हैं, एक तो एलसीएम लेना ही लेना है, फिर ये 2 को आप बाहर निकाल दो, तो आपको क्या बचेगा, k/2 बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बनेगा, 2x² -2√3x -3। जब आपने फ्रैक्शन को एलसीएम लेकर बाहर कर दिया, फिर जो अंदर बच गया बेटा ये होता है, दिस जो अंदर बच गया, दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा, ये आपका जवाब है, कोई भी नंबर नहीं काटेगा, पूरे नंबर मिलेंगे बेटा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। आई होप आपको ये समझ आया, ठीक है। अगर कोई चीज नहीं समझ आए, बैक करो, रिवाइंड करो, देखो, समझो, करो साथ साथ, फिर जरूर समझ आएगा। अगर सिर्फ देखोगे, लेट कर, समझ नहीं आने वाला है, कॉपी पेन निकाल कर साथ बैठ कर करो, ठीक है। चलो अब एक और क्वेश्चन है मेरे पास, ये भी मैं आपको कराना चाहता हूं, बहुत अच्छा है। मैं बता देता हूं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हुए हैं। सम ऑफ जीरोस दिए -2√3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए -9, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है -2√3 और अल्फा बीटा दिया हुआ है -9। देखो यहां पे क्या लिखा है, होमवर्क। वीडियो पॉज करो, इस क्वेश्चन को अभी करो, कर लोगे तो अब मैं इसका आंसर लिखता हूं यहां पे। पॉज करने के बाद फिर ये चेक करना कि आंसर आया कि नहीं। इसका आंसर आएगा k ब्रैकेट x² माइनस सम ऑफ जीरोस, तो वो माइनस माइनस इस तरीके से किया होगा आप लोगों ने, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो -9 है। तो जब आप इसका ब्रैकेट ओपन करोगे, सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है तो एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये वाला जो अंदर आंसर बना है, ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आया होगा। अगर आया है तो बहुत अच्छी बात है, मिठाई मिठाई खाओ क्योंकि आपको एक क्वेश्चन अच्छे से निकल गया। देखो यार, ये होना चाहिए। एक क्वेश्चन अगर मैं करा रहा हूं, उसके साथ में एक होमवर्क टाइप दे रहा हूं, ताकि आप वीडियो पॉज करो और इसको सॉल्व करो। सॉल्व करके अगर निकलता है तो बहुत अच्छी बात है ना यार, आपको पता भी चला कि यार जो आपने किया है वो आपको आता है, ठीक है। चलो बेहतरीन, अब चलते हैं आगे और देखते हैं व्हाट इज नेक्स्ट फॉर अस। नेक्स्ट ये है बेटा, थोड़ा डिफरेंट है। यस, थोड़ा डिफरेंट क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में बनाना था वैसे अभी भी बनाना है, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस। प्रोवाइडेड whose zeros are this and this। अब एक डिफरेंस है, ये पहले वाले से थोड़ा सा अलग है। सोचो जरा, 2 सेकंड और सोचो कैसे अलग है, पॉज करके सोचा। सही अगर सोचा तो सही जवाब ये है कि पिछले दोनों क्वेश्चंस में आपको सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हुए थे, जो वैल्यूज थी वो डायरेक्ट सम और डायरेक्ट प्रोडक्ट था, तो आपको फॉर्मूले में सीधे वैल्यू डालना था। बट यहां पर ये डायरेक्ट सम और प्रोडक्ट नहीं दिए हैं, ये जीरोस दिए हैं। मतलब जो पहली रकम दी है वो अल्फा है और जो दूसरी रकम दी है वो बीटा है। पर हमें जो फॉर्मूला है उसमें तो सम डाला जाता है और प्रोडक्ट डाला जाता है, तो वो दिया नहीं है, तो वो आप पहले निकालोगे और फिर पुट करोगे इस टाइप के क्वेश्चन में। तो ये कैसे याद रखना है बेटा, इंग्लिश लैंग्वेज भाषा क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम चीजों को अच्छे से पहचान सकें। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि आपने क्वेश्चन में पढ़ना है कि क्या आपको सम और प्रोडक्ट दिया तो डायरेक्ट वैल्यू डाल लो फॉर्मूले में, पर अगर जीरोस दिया तो पहले सम ऑफ जीरोस निकालो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, और उसके बाद फॉर्मूला के ब्रैकेट x² माइनस सम ऑफ जीरोस टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसके अंदर पुट कर दो, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। यह तरीका है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। उसमें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा डायरेक्ट होता था, डायरेक्ट इसमें डालते थे। अब चलो करते हैं इसको, इन दोनों को ऐड करना है, तो क्या बनेगा 3 प्लस
√5 में ऐड करना है 3 माइनस √5 को। अब वेल ऐड में सबसे अच्छी बात ये होती है कि कोई साइन का टेंशन नहीं होता, तो एज इट इज हमने इसको लिख दिया। माइनस √5 प्लस √5 अटैक, तो कितना आ जाएगा? व्हाट इज 3 प्लस 3? इट इज वेरी सिंपल 6। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना है, तो ब्रैकेट में रखना 3 प्लस √5 को और ब्रैकेट में रखना 3 माइनस √5 को। आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा? ये एक आइडेंटिटी बनती हुई दिख रही है, प्रोडक्ट करना है, लेकिन प्रोडक्ट करते समय एक आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसका जवाब आपके मन में आ चुका होगा, जिसे कहते हैं हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, √5 के स्क्वायर में स्क्वायर और रूट कट जाएगा, 9 माइनस 5 कितना आ गया? 4। बच्चों आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आ गया, आपके पास सम ऑफ जीरोस भी आ गया। उठाओ, पटक दो इस फॉर्मूला में और हो जाएगा क्वेश्चन 2 मिनट में। तो k ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस की जगह क्या डाल दोगे? 6x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह क्या डाल दोगे? 4। एलसीएम नहीं आया तो मतलब फ्रैक्शन नहीं था, तो एलसीएम लेकर हमें यहां पे कोई बाहर चीज नहीं निकालनी पड़ी, समझ रहे हो ना? तब हमें करना पड़ता है। तो इसका रिक्वायर्ड, ये जो अंदर बचा है, दिस इज योर आंसर। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। आई होप आपको समझ आया? ठीक है, तो ये एक और टाइप थी कि पॉलिनोमियल फ्रेमिंग में कुछ ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, चलो बहुत अच्छे से आपने इन क्वेश्चंस को समझा, बहुत अच्छा लगा मुझे। ये 2 टाइप्स हो गई, तो मेजरली आपका बेसिक मैथ में जितना आता है वो सारा कवर्ड है। ठीक है, और भी कुछ चीजें हैं जो बेसिक में हो सकता है कि एमसीक्यू फॉर्म में पूछ लें, तो अब जो बताने जा रहा हूं, और खासकर स्टैंडर्ड मैथ वाले बच्चों के लिए तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, देखो ये जो 2 जीरोस होते हैं अल्फा और बीटा, इनसे रिलेटेड कुछ रिलेशंस बनते हैं जो हमें सॉल्व करने पड़ते हैं, और वो कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसको समझने के लिए 4 रिलेशंस ऐसे हैं जो मैं चाहता हूं आप अपने सामने लिखकर लगा दो जहां भी पढ़ते हो। वो 4 रिलेशंस ये हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज, ये रिलेशंस है क्यों? व्हाई दीज रिलेशंस? तो उसका जवाब बहुत सिंपल है। आपको कोई भी पॉलिनोमियल देखकर अल्फा प्लस बीटा बताना और अल्फा बीटा बताना, यानी कि सम ऑफ जीरोस बताना और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताना, अब बहुत आसान है, क्योंकि सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी बाई ए। पॉलिनोमियल के अंदर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी में ए भी होता है, बी भी होता है, सी भी होता है। तो आप ये 2 चीजें तो बता ही सकते हो कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा बता सकते हो और अल्फा बीटा बता सकते हो। तो यानी कि आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए से मिल सकती है और अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाई ए से मिल सकती है। यहां तक तो सही था। प्रॉब्लम भी नहीं कहेंगे, एक ट्रिकी चीज ये आ जाती है, ये पूछी जाती है कि सपोज कर लो आपको एक क्वेश्चन आता है और उसमें आपको ये चीज निकालने को बोलते हैं, जो कि क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये a प्लस बी होल स्क्वायर नहीं है। सबसे पहले बच्चों ये चीज अपने दिमाग से निकालो। अगर आपको ये लगता है ना कि जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है और जो ये सर ने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है ये सेम है, बेटा क्या हो गया? पागल वागल तो नहीं हो गए हो? ये सेम नहीं होता है। इनफैक्ट a प्लस बी के होल स्क्वायर के अंदर a स्क्वायर भी आता है, b स्क्वायर भी आता है और 2ab भी आता है। तुमसे हम ये 2 चीजों का सम पूछ रहे हैं, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ठीक है, अब a b तो है नहीं, हमारे जीरोस अल्फा और बीटा है। तो मैंने इस आइडेंटिटी को यूज किया। मैं बताता हूं क्यों यूज किया, कि मुझे ये चीज चाहिए जो अंडरलाइन किया है। काम करते हैं 2ab को उधर भेज देते हैं। तो मुझे एक चीज पता चली कि आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को a प्लस बी के होल स्क्वायर में से ये 2ab उधर भेजा, पॉजिटिव था, वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस 2ab। हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैथ की आइडेंटिटी ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से ऐसे करके निकाल सकते हैं, ऐसे करके। अब इसका फायदा क्या, बेनिफिट क्या? इसका बेनिफिट बहुत सिंपल बच्चा और बहुत इंपॉर्टेंट। आपको अल्फा प्लस बीटा पता है, मतलब ए प्लस बी पता है, इनफैक्ट ए बी भी पता है, यानी कि अल्फा बीटा भी पता है। ये चीज और ये चीज हमें सी बाई ए और ये चीज माइनस बी बाई ए पता होती है। ये चीज हम कैसे निकालेंगे, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी। लेकिन आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो, जब आपको कभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा जाए, आप उसको लिखना इट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और इसमें माइनस बी बाई ए, इसमें सी बाई ए डाल देना। तो आपको पूरा सॉल्व करके इसका वैल्यू भी निकल जाएगा।
समझ लो। वो कोई पूछे कि यार ये फॉर्मूला आपने कहां चलाया, तो उसको बोलना मैंने बचपन में 9th क्लास में 8th क्लास में ये आइडेंटिटी पढ़ी थी, तूने भी पढ़ी होगी, a+b का होल स्क्वायर, वहीं से निकलता है ये। बात समझ आई? तो अभी आपको क्या करना है, ये डायरेक्ट एक रिलेशन, फिर ये दूसरा रिलेशन, ये तीसरा रिलेशन और ये चौथा रिलेशन नोट करके सामने छाप दो। बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड मैथ के लिए और बेसिक के लिए भी एमसीक्यूज में आ सकता है। वैसे ही कभी अगर सपोज करो आपको बोलते हैं अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू बताओ, अरे भाई हम अल्फा प्लस बीटा जानते हैं, माइनस बी बाई ए से आता है, अल्फा माइनस बीटा कैसे बताएंगे? तो उस केस में बेटा आप ये चीज यूज कर सकते हो कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब ये रिलेशन कैसे बनता है, इसका भी एक प्रोसीजर है, आप फॉलो करिएगा। आप आइडेंटिटी ओपन करेंगे तो ये भी आपको एग्जैक्ट सेम बनता है, पर आप अभी याद रखो, इसको बहुत काम आएगा। वैसे ही कभी आपको इन सम सिचुएशंस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी पूछा जा सकता है। अब आपको पता है कि यार मैं तो जानता ही सिर्फ दो चीजें हूं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। अब आप अगर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछोगे मैं कैसे बताऊंगा? हां, अगर आपके पास कोई ऐसा रिलेशन है जो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को सिर्फ और सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की टर्म्स में बना सके, तो मैं उस रिलेशन को याद रख लूंगा। उस रिलेशन की मदद से मैं इसमें माइनस बी बाई ए, इसमें सी बाई ए और इसमें माइनस बी बाई ए डालकर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू भी निकाल सकता हूं। इसलिए इसको भी नोट कर लो। एंड एट लास्ट नॉट द लीस्ट, बिल्कुल सही, अल्फा 4 पावर और प्लस बीटा पावर 4 ये भी कभी निकालने को आ सकता है। हमने इसका भी समाधान निकाला बेटा। तो हमने क्या सोचा कि अल्फा 4 प्लस बीटा 4 निकालना है, जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाला था वैसे अल्फा 4 प्लस बीटा 4 भी निकाल लेते हैं। बस इतना फर्क था कि वहां पे आया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यहां पर क्योंकि अल्फा स्क्वायर था तो उससे 2 हटाया तो अल्फा आया, अल्फा 4 से 2 हटाएंगे तो अल्फा 2 तो बच जाएगा, है ना? देखो ना, तो यहां पे बना अल्फा स्क्वायर बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इन शॉर्ट इसको भी छोड़ो, आप डायरेक्ट ये चीज याद रखो, 4 आइडेंटिटीज लिखनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की ये वाली पार्ट, क्योंकि इसके अंदर ये माइनस बी बाई ए, ये सी बाई ए और ये सी बाई ए डालने पर आपको अल्फा 4 प्लस बीटा 4 भी निकल जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इससे निकल जाएगा, अल्फा माइनस बीटा भी इससे निकल जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी इससे निकल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको चारों को नोट करके रखो रिलेशन, क्योंकि ये काम बिल्कुल आने वाला है आपको। अब मैं आपको ऐसे ही कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जहां ये चीज काम आएगी। ये रिलेशन लिख लो, जब यूज करूंगा तो वो कॉपी पे देख लेना, साइड पे पेज पे देख लेना, हाँ ये रिलेशन हमने यूज किया है, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, वो रिलेशन समझ आ गए, अभी यूज करेंगे। उन पे जाने से पहले कुछ स्पेशल केसेस मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। ये आपके एमसीक्यू में 2 नंबर के क्वेश्चन में आने का बहुत चांस है, ठीक है? ध्यान से सुनना इसको। आपके 2 जीरोज होते हैं अल्फा और बीटा। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जहां बोला जाता है कि आपका एक जीरो नेगेटिव है दूसरे के, क्या मतलब इस बात का? कि 2 जीरोज अल्फा बीटा होते हैं, एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है। बोले तो अगर एक जीरो अल्फा की वैल्यू 2 है तो बीटा की वैल्यू नेगेटिव ऑफ अदर मतलब -2 होगी। अगर अल्फा 5 है तो बीटा -5 है, अगर अल्फा √3 है तो बीटा -√3 है। यह मतलब होता है कि अगर एक जीरो दिया है और दूसरा उसका नेगेटिव है। अब ऐसे क्वेश्चन में सर हम क्या करते हैं? एक ही चीज याद रखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें 1 जीरो नेगेटिव ऑफ अदर होता है, उसमें एक बात याद रखना, उसका सम ऑफ जीरोज का वैल्यू 0 होता है। सर ये कौन बता गया आपको? देखो भाई, बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे एक 0 2 है और दूसरा जीरो उसका नेगेटिव है -2, मैं अगर बोलूं इन दोनों को ऐड करो तो बेटा क्या बनेगा? 2 और -2 को ऐड करने पे 2 - 2 कट के 0 आएगा, है ना? तो आपने याद रखना ये बात कि अगर कभी किसी भी सवाल में यह पूछा जाता है कि अगर 1 0 दूसरे का नेगेटिव है तो हम क्या चीज यूज करेंगे? हम यूज करेंगे कि उसका अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 होता है। तो सर उससे क्या होगा? उससे यह होगा कि आप अल्फा प्लस बीटा जानते हैं कि -b/a होता है।
आपका जो भी माइनस बी बाई ए होगा उसको आपको 0 से इक्वेट करना है। आपका कोई भी क्वेश्चन होगा वो जरूर निकलेगा। तो ये एक ट्रिक याद रखना। सेकंड ट्रिक बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला जाता है कि 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। अब ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर एक 0 दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब कि अगर अल्फा की वैल्यू 5 है तो बीटा की वैल्यू 1/5 है, अल्फा की वैल्यू 7 है तो बीटा की वैल्यू 1/7 है, अल्फा की वैल्यू 1/2 है तो बीटा की वैल्यू 2/1 है, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ अदर। ऐसी सिचुएशन में हमें क्या चीज याद रखनी होती है बेटा? याद रखिएगा, वैसी सिचुएशन में सम नहीं, प्रोडक्ट ऑफ 0 यानी कि अल्फा बीटा की वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है। अब सर ये कैसे पता? वही एग्जांपल लेकर समझाता हूं कि सपोज कर लो अल्फा है 3, ठीक है, और बीटा अगर रेसिप्रोकल ऑफ अल्फा है तो बीटा कितना होगा? 1/3। सम की बात नहीं कर रहा, कहता इस सिचुएशन में अगर आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हो तो क्या आएगा? 3 × 1/3। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या? सिर्फ 1। तो याद रखना है कि कभी भी अगर बोला जाए कि 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, सो व्हाट विल हैपन? उनका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 होगा। अब इस रिलेशन का क्या करें? इस रिलेशन का वही जैसे इधर किया था कि अल्फा प्लस बीटा का एक रूप माइनस बी बाई ए भी होता है, वैसे अल्फा प्लस बीटा को हम लोग सी अपॉन ए भी लिख सकते हैं। तो जो भी सी अपॉन ए पॉलिनोमियल में होगा उसको आप किससे इक्वल कर देना? 1 से, या फिर 1 से करते ही आपको पता है कि ए ऊपर चला जाएगा तो सी आपका ए के बराबर होगा उस क्वेश्चन में। तो ये मैं कुछ टेक्निक्स आपको बता रहा हूं, इनको नोट कर लो, क्वेश्चन में देखो कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो अच्छे से नोट कर लिया? ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होती है चीजें। ऑलराइट, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उस पॉलिनोमियल में बोला है कि 1 0 इज नेगेटिव ऑफ अदर। आ गया ना वही क्वेश्चन। और बोल रहा क्या है? फाइंड के। अरे भाई ये के कैसे निकलेगा? रॉकेट साइंस नहीं, क्या टेक्निक, क्या ट्रिक बताया? जिसमें 1 0 नेगेटिव ऑफ अदर उसमें क्या करो? सम लो, और सम को किसके इक्वल करो? 0। तो लिखोगे इन दिस अल्फा प्लस बीटा विल बी 0। यही बताया था पीछे। अब अल्फा प्लस बीटा होता क्या है? माइनस बी बाई ए विल बी इक्वल टू 0। सो हियर इन पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है आपको? पॉलिनोमियल दिया है 4x² माइनस 8kx माइनस 9। ठीक है, अब अगर इस पॉलिनोमियल की बात करें तो यहां पर a कौन है? x² का कोएफिशिएंट 4, b कौन है? x का कोएफिशिएंट, साइन के समेत उठाओ, माइनस 8k, c कौन है? लास्ट की कांस्टेंट टर्म विद साइन, क्या है? माइनस 9। a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया। अब आपको पता है कि आपने माइनस बी बाई ए को 0 से इक्वेट करना है। साइड पे आ जाओ, माइनस बी बाई ए। अब b की वैल्यू डालो, वो खुद भी माइनस, उसका माइनस भी लगेगा ब्रैकेट के अंदर, डिवाइडेड बाय a कितना है? 4। इस पूरी चीज को किससे इक्वेट करना है? 0 से। और देखते हैं k का वैल्यू क्या आएगा। बेटा माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर हो जाता है प्लस, बनेगा 8k अपॉन 4 इक्वल टू 0। 4 से 8 कटता है बेटा, बनेगा 2k। तो अगर 2k का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये 2 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, उधर जाकर डिवाइड चला जाएगा। व्हाट इज 0.2? दिस विल बी 0। तो k का वैल्यू बेटा कितना आया? k का वैल्यू आ गया आपका 0। ये समझने की कोशिश करो, बहुत सिंपल था। ठीक है, कुछ नहीं किया, अल्फा प्लस बीटा जो कि माइनस बी बाई होता है उसको 0 से इक्वेट किया। क्यों? क्योंकि बोला था कि 1 0 इज नेगेटिव ऑफ अदर। तो ऐसे क्वेश्चन में इस चीज का ख्याल रखना। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहां पर एक और पॉलिनोमियल दिया है, बट बात दूसरी है। रेसिप्रोकल है 1 0 ऑफ द अदर। तो जब रेसिप्रोकल होता है आपको पता है क्या करना होता है, लेकिन उससे पहले 1 मिनट रुक जाओ। पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल है यहां पर a² प्लस 9 ब्रैकेट क्लोज x², ओके, प्लस 13x, ओके, प्लस 6a। ठीक है, अब अगर कंपेयर करूं उसको जनरल से, तो अगर ये रिटर्न में आ जाता है, एमसीक्यू में नहीं आता, तो कंपेयर करेंगे। आपको a यानी कि x² का कोएफिशिएंट लेना होता है, वो होता है a। वो कितना आएगा? वो a² प्लस 9 है। हाँ, अब ये और ये सेम नहीं है, ऑब्वियसली यहां पर वेरिएबल जो लेना है वो भी a ही आ गया। तो आप ऐसी सिचुएशन में काम करो, ये जो आप फर्स्ट टर्म लेते हो
उसको कैपिटल ए ले लो। वैसे ही आप बी लेते हो, उसको कैपिटल बी ले लो, वो कितना आएगा? वो होता है एक्स का कोफिशिएंट विद साइन, वो +13 ही है तो उसको आप 13 लिख दो। वैसे ही सी लेते हो आप कांस्टेंट टर्म, वो कितनी है? 6a। चलो ये ए बी और सी आ गए। अब जब कभी क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, वहां पर आपने क्या करना है कि अल्फा बीटा का प्रोडक्ट किसके बराबर? सी बाई ए के बराबर। तो अल्फा बीटा का प्रोडक्ट क्या आएगा? सी बाई ए। और वो किसके इक्वल होगा? क्योंकि 1 0 रेसिप्रोकल है, तो मैंने बताया था पीछे, जब रेसिप्रोकल हो तो सी बाई ए इक्वल टू 1। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि सी इज इक्वल टू ए। अब सी वाली टर्म क्या है? कांस्टेंट टर्म 6a इज इक्वल टू ए वाली टर्म कौन सी है? a² + 9। ओ भाई, अब ये जो चीज बनी है यहां से हमें ए कैसे निकलेगा? ये तो हम फंस गए। अरे भैया कुछ नहीं फंसे, शिफ्ट करो, इस 6a को यहां भेज दो, देखो क्या बनता है। a² + 9 उधर ही रहने दिया, 6a उधर भेजा तो 6a का साइन बनेगा -6a। बट वहां कुछ नहीं बचा तो इक्वल टू 0। ए निकालने के लिए आपको बेटा यहां पर रुकना नहीं है, इसकी स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैंने आपको बताया स्प्लिटिंग कैसे होती है। पहली और आखिरी रकम को रफ में मल्टीप्लाई करके लिखो तो आपको बनेगा 9a²। उसमें नंबर 9 है, 9 की फैक्टराइजेशन अगर आप करो तो 3 से और 3 से होती है, और 3 से 6 अगर बनाना हो तो ऐड करके बनता है। तो सर कर देते हैं +3 अरे भाई +3 करके नहीं होगा। क्यों? क्योंकि +3 +6 बनाएगा, यहां चाहिए -6। तो 3 ऐड तो करो, लेकिन -3 ऐड करो। तो साइंस का ख्याल रखना ही होता है। तो -3a + 9 इक्वल टू 0। अब इसके बाद आप a कॉमन ले सकते हो इन दोनों में, तो बनेगा a - 3। वैसे ही इन दोनों में -3 कॉमन लेना तो अंदर बनेगा a - 3, क्योंकि सेम कॉमन होनी चाहिए ये चीजें। अब आपके फैक्टर बन गए, एक बना a - 3, दूसरा भी बना a - 3, मतलब सेम फैक्टर बने। तो a का आंसर क्या आएगा? मैंने बताया था इसका साइन बदल दो, इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, a का कोएफिशिएंट 1 है वो 3 रहेगा, वैसे इसका भी 3 रहेगा। तो आपको आंसर निकल गया। आंसर क्या आया? 3। दो आंसर है, दोनों 3 थे, तो 3 ऑप्शन होगा, टिक कर देना। हो सकता है -3 भी ऑप्शन हो तो वो गलत है। समझ में आ गया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि आपको अगर कभी 1 0 नेगेटिव ऑफ अदर हो तो -b/a को 0 से इक्वेट करना, 1 0 रेसिप्रोकल ऑफ अदर हो तो उसी पॉलिनोमियल में c/a को 1 से इक्वेट करना। समझ गए? चलो, उसी के ऊपर मैंने आपको ये 2 टाइप के क्वेश्चन बता दिए। अब चलते हैं आगे और समझते हैं एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ये आपके उन चीजों को कवर करेगा, जैसे मैं आपको बता रहा था कि वो 4 चीजें जो मैंने आपको लिखाई थी, वो 4 चीजें इससे कवर होंगी। इसको बहुत ध्यान से समझना बेटा। ये समझ लिया, समझ लेना, आपका बहुत सारा काम हो गया, मोस्ट ऑफ द चैप्टर कवर हो गया स्टैंडर्ड लेवल तक का। ठीक है, देखो कहता है अगर अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल के 0 हैं, 3x² + 2x - 6, मतलब इसके जीरोस कौन है? अल्फा और बीटा। कहता अल्फा - बीटा का वैल्यू ढूंढो, इसका वैल्यू ढूंढो, इसका वैल्यू ढूंढो, इसका वैल्यू ढूंढो। अब आप देखो सर ये चीजें कैसे ढूंढे, ये चीजें हम कैसे ढूंढेंगे? अरे भाई बहुत आसान है, मैं हेल्प करूंगा, डिराइव होगा, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक मंत्रा होता है किसी भी चीज को सॉल्व करने का, एक बेसिक चीज होती है जो मैं दिमाग में रखता हूं एज अगर मैं भी स्टूडेंट होता तो मैं क्या चीज याद रखता हूं कि किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन को देख के मैं बता सकता हूं इसमें a कौन है? 3, इसमें b कौन है? 2, इसमें c कौन है? -6। ये मैं देख के अब तो बता ही सकता हूं। तो अगर मेरे को a b c किसी पॉलिनोमियल को देख के मिल जाते हैं तो मुझे 2 चीजें श्योरली मिल सकती है। क्या? पहला कि इधर अल्फा + बीटा होगा -b/a के बराबर, तो अगर वैल्यू डालूं -b है 2, a है 3, ये मिला अल्फा + बीटा। वैसे ही अल्फा बीटा जिसको हम c/a के बराबर करते हैं तो वो c/a कितना आएगा? -6 / 3, ये कट सकते हैं, ये आ जाएगा -2, क्योंकि 3 2 6 होता है। तो किसी भी पॉलिनोमियल की a b और c को देखकर अल्फा + बीटा और अल्फा बीटा तो मिल ही सकता है। अब ये इतने सारे पार्ट्स हम कैसे निकालें सर? ये तो वैसी कोई चीज ही नहीं है कि जिसमें अल्फा + बीटा और अल्फा बीटा दिख रहा हो, यहां तो कुछ और ही है। तो बेटा ये पार्ट्स तभी सॉल्व हो सकते हैं अगर ये आपके पास इस टर्म्स में बन जाएं जिसमें सिर्फ अल्फा + बीटा और अल्फा बीटा यूज होता हो। ये कुछ ऐसा फॉर्मूला इनका बने जिसमें सिर्फ ये 2 चीजें बचे, तो मैं इन 2 की जो वैल्यू है वो इसमें डालकर इसको सॉल्व कर सकूं। वही मैंने आपको सिखाना है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पार्ट से।
आपको क्या निकालना है, अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, मैंने आपको 4 चीजें आज बताई थी, उनमें से ये एक सेकंड वाली देखो कि अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर अगर चाहिए हो तो वो इस फॉर्मूले से निकल सकता है, जो कि है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। इसको यूज करो, मैं बताता हूं कैसे। लिखो कि इसको आपको सॉल्व करना है। आप कैसे सॉल्व कर रहे हो चेक करो। आपने पीछे आइडेंटिटीज जो 4 मैंने आपको लिखाई है, सॉर्ट ऑफ आइडेंटिटीज मतलब रिलेशन है कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हो सकता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। इसको सॉल्व कर लो। सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अरे भाई अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकाल दो, क्योंकि वो आपको इससे निकल जाएगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है माइनस बी बाई ए। कितना दिया? -2/3। इसमें डालो और -2/3 का स्क्वायर कर दो और इधर 4 के साथ मल्टीप्लाई करो अल्फा बीटा। वो वैल्यू कितना निकला है? -2। इसको सॉल्व करो। -2/3 का स्क्वायर बनेगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर 9 होता है। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर बन जाएंगे प्लस, और 4 2 होता है 8। तो आपका जवाब बना 4/9 + 8। और ये चीज क्या बन रही है? ये चीज बन रही है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। याद रखना आपको अल्फा माइनस बीटा बताना है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर नहीं बताना है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो कितना आया? 4/9 + 8। तो आप ये चीज लिख सकते हो कि एज अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर वॉज इक्वल टू, पीछे देखो 4/9 + 8 था ना, तो आप ऐसे लिखो, इसका एलसीएम ले लो, 4/9 + 8/1। एलसीएम आएगा 9 और 1 का 9। इधर 4 ही रहेगा, बट ये 9 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 9 आप सब जानते हैं 72। तो ये चीज बन जाएगी 76/9। तो ये आ गया आपका अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ऑब्वियसली आपको अल्फा माइनस बीटा चाहिए, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर नहीं चाहिए। इस स्टेप के बाद अगर मुझे अल्फा माइनस बीटा चाहिए तो मैं स्क्वायर हटाऊंगा, तो इस तरफ रूट आ जाएगा 76/9। तो ये आपका आंसर है। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो स्क्वायर रूट उससे हटा दो जो परफेक्ट स्क्वायर है। 76 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, पर 9 परफेक्ट स्क्वायर जरूर होता है 3 का। तो आप इसको अंडर रूट ऊपर रखो 76 और नीचे 3 लिख सकते हो, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट कट के 3 बाहर आ गया, पर 76 परफेक्ट स्क्वायर था ही नहीं, तो वो बाहर आ ही नहीं पाया। ठीक है, ऐसे आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। और आपने देखा, जैसा मैंने बताया था मूल मंत्रा, कि आप ऐसी टर्म्स में उसको बनाओ जो कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की टर्म्स में हो, क्योंकि वो तो हमें निकल ही गया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले पार्ट पे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकलेगा। अरे भाई वो जो आइडेंटिटीज या रिलेशंस कहूंगा, आइडेंटिटीज भी नहीं, रिलेशंस कराए थे, उसका पहला रिलेशन चेक करो, इसको यूज करो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकल जाएगा। तो देखो कैसे यूज करते हैं। तो सेकेंड पार्ट में एज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। आपको ये चीज चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये निकल जाएगा। आपको ये दो चीजें पता, आप इसमें डाल दो। आपका अल्फा प्लस बीटा कितना है? -2/3। आपका अल्फा बीटा कितना है? -2। तो बच्चों डाल दो ना, इसमें वैल्यू डाल दो, हो जाएगा सॉल्व। -2/3 और -2, तो यहां आ जाएगा -2/3 का होल स्क्वायर -2, अंदर इसकी वैल्यू भी -2। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ये आएगा 4/9। जैसे मैंने भी बताया था कि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो मैं वो लिख नहीं रहा। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और 2 इंटू 2 4 होता है। ऑब्वियसली यहां पे एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि कितना आ जाएगा? 9 और 1 का एलसीएम आप बच्चे जानते हैं 9 होता है। ये तो 4 ऊपर वाला एज इट इज रहेगा, क्योंकि इसमें 9 और 9 सेम रहता है। 1 के टेबल में 9 9 9 4 हो जाएगा, दैट विल बी 36। तो इसका आंसर आपके पास बन रहा है 40/9। तो यस, इससे आपने एक और पार्ट इसका डिराइव कर लिया। सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट में ध्यान दो, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालना है। चलो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है मैं बताता हूं। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर थर्ड पार्ट में वो मांग रहा है हमसे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। आपने जितने रिलेशन बताए उन सभी रिलेशन में ऐसी तो कोई चीज थी ही नहीं, तो फिर ये कैसे निकालेंगे? ठीक है बेटा, इसको थोड़ा ऐसा सिंप्लीफाई करेंगे कि ये सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की टर्म्स में रह जाएगा, फिर सॉल्व हो भी जाएगा। देखो कैसे। क्या मैं अगर इस चीज का एलसीएम लेना चाहूं तो वो आएगा अल्फा बीटा। जब दो अलग अलग रकम होती है तो उसका एलसीएम आता है उनका प्रोडक्ट। अब अगर एलसीएम लूं तो अल्फा को किससे मल्टीप्लाई करूं कि अल्फा बीटा बने? सर बीटा से। तो बीटा को 1 से करो, ऊपर आएगा बीटा। सिमिलरली बीच में क्या है?
प्लस। अब बीटा को किससे मल्टीप्लाई करूं कि अल्फा बीटा बने? सर अल्फा से। अल्फा को 1 से करो, क्या बना? अल्फा। तो आपका रिलेशन एलसीएम लेने पर मॉडिफाई हो गया, न्यूमिनेटर में आ गया अल्फा प्लस बीटा, डिनोमिनेटर में आ गया अल्फा बीटा। अरे आप इसका वैल्यू नहीं जानते थे, लेकिन आप इन दो का वैल्यू जानते हो ना, तो हमने इसको एक ऐसी फॉर्म में क्रिएट कर दिया जिसमें आप इन दो का वैल्यू जानते हो, आप ये दोनों डाल दो, आपका ये चीज भी निकल जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका? बार बार आप बोल रहे थे -2/3, है ना? तो इसके साथ आपका अल्फा बीटा कितना है? वो था -2। तो अगर आप इसको सॉल्व करो, ये -2/3 इंटू -2 हो जाएगा। इससे आपका क्लियरली -2 और अरे भाई 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 भाई, इससे आपका क्लियरली -2 और -2 कट जाएगा, इधर 1 बचेगा, तो आपका आंसर आया 1/3। तो ये वाला पार्ट भी आपका सॉल्व हो गया। कितना सिंपल था इसको करना। तो वही है कि आपका कोई अगर ऐसी चीज अल्फा बीटा की टर्म्स में हो, तो आप उसको पहले तो कन्वर्ट कर लो एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में। जब सिंप्लीफाइड फॉर्म में आगे फिर सॉल्व करना आसान ही है। ठीक है, चलो एक और पार्ट है, बहुत सिंपल है ये, इधर स्क्वायर आता है। इसको सॉल्व करना बहुत सिंपल है, देखने में बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, मैं बताता हूं क्या है ये। फोर्थ पार्ट है जिसमें वो बोलता है कि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालो। अब बच्चा सोचता है मैं ये वैल्यू कैसे निकालूंगा यार, कि यार मैं तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा जानता हूं, ये चीज कैसे निकलेगी, ये कैसे सिंप्लीफाई हो सकता है, ये कैसे उस तरीके से बन जाए कि इसमें सिर्फ अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा रह जाए, क्योंकि मुझे उसकी वैल्यू पता है। तो इसमें बेस्ट चीज होती है कि आप मैक्सिमम कॉमन इन दो रकम में देखो क्या हो सकता है। दोनों में अल्फा भी है और दोनों में बीटा भी है, तो कॉमन लो अल्फा बीटा। अगर पहले में अल्फा बीटा कॉमन ले तो एक अल्फा बच जाएगा, प्लस डालकर दूसरे में अल्फा बीटा कॉमन लिया तो एक बीटा बच जाएगा। तो देखो और हैरान हो जाओ कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो, और जब आप इसको ऐसे लिख सकते हो तो आपका कोई काम नहीं बचा। आपने तो बस इसमें अल्फा बीटा का वैल्यू डालना है, वो कितना है? -2 मल्टीप्लाई बाय अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? -2/3। इसको सॉल्व कर लो, -2 और -2 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 2 जा 4 डिवाइड बाय 3 हो गया सॉल्व। फोर्थ पार्ट भी बहुत ही सरल था, बस एक छोटा सा क्रैक होता है, उसको क्लियर सही कर लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। लास्ट पार्ट पे आते हैं, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे और भी होते हैं बट ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा। देखो इसको हम आपको यहां थोड़ा सा बता देते हैं, आप सॉल्व कर लेना। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा, यही है ना? हाँ यार, अब इसको देख के ना बिल्कुल टेंस नहीं होना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये है आपका फिफ्थ पार्ट। ठीक है, इसमें भी इसको ऐसी टर्म्स में कन्वर्ट कर दोगे कि इसमें सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा रह जाए। देखो कैसे, इन दो में एलसीएम ले लो अल्फा बीटा, तो वो वैसे ही तरह पहले की तरह अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा, और यहां पर माइनस क्या हो रहा है? अल्फा बीटा। अब आप इसकी वैल्यू जानते हो -2/3, आप डिवाइड बाय इसकी वैल्यू जानते हो -2, माइनस करना है इसमें से अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू भी जानते हो -2। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, वैल्यू निकल जाएगी, बहुत सिंपल है। ठीक है, किया क्या? सिर्फ इस चीज का एलसीएम लिया, बाकी चीज तो करना सॉल्व ही था, इजी था, है ना? ठीक है, समझ आया? तो ये हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें आप अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा जानते हुए कुछ ऐसे रिलेशंस सॉल्व करते हो जिनको पहली बार देखने पे लगता है कि ये कैसे ही सॉल्व होंगे। तो उसके लिए वो 4 रिलेशंस जो बताए वो आप अच्छे से नोट कर लेना, और ये जो मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चन इसके बताए हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स रिलेशंस आपको सॉल्व करके बताए हैं, इनको दिमाग में रखना। ये पीवाईक्यूज हैं और ये आपके स्कूल के एग्जाम में भी डेफिनेटली आ सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। बट हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर आप रिफ्रेशर्स पे जाओगे इससे अलावा और भी हैं, तो किसी चीज की कोई लिमिट नहीं होती। एक बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक आइडिया देना मेरा आपके तक मकसद है। ओके माय डियर वंस, कर लिया? इतना हो गया, समझ आया? मोमेंटम नहीं छोड़ना यार, क्या थक गए इतने में ही? हैं, सेकंड चैप्टर चल रहा है अभी मैथ का 10th का। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर हैं कवर करने वाले। पहले में ही थकना है क्या? दूसरे में ही थकना है क्या? सॉरी, बिल्कुल नहीं थकना है, और हम भी नहीं थकेंगे, आप भी नहीं थकोगे। ये एक लास्ट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है और एक बहुत ही खास पीवाईक्यू है जो मैं आपको कराना चाहता हूं, आपके स्कूल के एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो भाई ये समझ लो, धड़ाधड़ समझ लो इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार तरीके से भी हम समझेंगे। देखो, इसमें कहा गया है कि अगर अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, आप एक नया पॉलिनोमियल ढूंढो
जिसके जीरोस अल्फा बीटा नहीं, 1/अल्फा और 1/बीटा हो। वाह क्या बात है। अल्फा बीटा एक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, वो पॉलिनोमियल दिया हुआ है। आप एक नया पॉलिनोमियल ढूंढो जिसके जीरोस अल्फा बीटा नहीं, पर वही अल्फा बीटा को यूज करते हुए 1/अल्फा और 1/बीटा हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैसे करते हैं, एक समझना दूसरा हो जाएगा। देखो सबसे पहला काम होता है कि आपको ये अल्फा बीटा पहले पता हो कि भाई ये कौन है, ठीक है। वो भी चलो छोड़ो, वैल्यू भी नहीं निकालो, कुछ लोग वैसे करते हैं, मैं आपको बताता हूं हाउ आई कैन डू इट। आपको एफ ऑफ एक्स यहां पर क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। इस पॉलिनोमियल से आप जैसे आप करते हो कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c करते आए हैं सर, अब तो याद हो गया है। a कौन होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा। भाई थक गया यार, ठीक है, तो इसलिए हो सकता है ये थोड़ा सा थकावट का असर है। b कौन होता है, b होता है x का कोफिशिएंट जो कि नेगेटिव साइन के समेत उठाएंगे -3। c कौन होता है, कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म भी उठाएंगे और c आ जाएगा 7। अब अगर a b और c मिल गए, मुझे पता है, मेरे बच्चों को पता है कि सबसे पहली और इजी चीज जो हम निकाल सकते हैं वो होती है अल्फा प्लस बीटा, जो कि कितनी आएगी, वो आएगी -b/a। माइनस बी कौन -3, 2 बार माइनस, क्या बात है, और a कौन 1, 2 बार माइनस प्रोडक्ट हो तो वो बनता है प्लस, तो आंसर आया +3। क्या बात है। वैसे ही हमें एक और चीज की जरूरत पड़ेगी, लाइन सीधी नहीं पड़ी, हम अभी बनाएंगे सीधी लाइन। अल्फा बीटा वो क्या होता है सर, वो c/a होता है। c देखो, a देखो, डिवाइड कर दो, 7 आ गया, ठीक है। ये अल्फा बीटा आ गया, ये अल्फा प्लस बीटा आ गया। हमने अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं निकाली, हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल लिया। अब सीन देखो क्या है, मुझे एक नया पॉलिनोमियल बनाना है। देखो मैं अगले पेज पे जा रहा हूं, अगली स्लाइड पे ध्यान से देखना। ओहो व्हाइट कलर चेंज करना पड़ेगा। देखो यहां पे, इन ऑर्डर टू मेक अ न्यू पॉलिनोमियल whose zeros are 1/अल्फा पहला जीरो और 1/बीटा दूसरा जीरो। तो आपको पता है अगर आपको पॉलिनोमियल बनाना हो तो उसका एक फॉर्मूला होता है, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अब यहां पे जीरोस कौन है, एक 1/अल्फा और एक 1/बीटा है। अब ये अल्फा बीटा नहीं है, अल्फा बीटा पिछले वाले के थे, तो आप इस वाले के सम ऑफ जीरोस क्या होंगे, ये मैंने क्या कह दिया, अल्फा डैश। अरे सुनो, सबसे पहले ये चीज देखो कि ये जो इसके जीरोस हैं वो अल्फा नहीं है, तो उसे अल्फा डैश कह दो। इसका एक जीरो 1/अल्फा है, दूसरा जीरो को बीटा डैश कह दो जिसकी वैल्यू कितनी है 1/बीटा। तो पहले इसके नए वाले जीरोस जो हैं इनका सम ऑफ जीरोस निकालो, यानी कि अल्फा डैश प्लस बीटा डैश निकालो। वो क्या आएगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब इसकी वैल्यू कैसे पता चलेगी, बहुत सिंपल, मैंने अभी बताया था पीछे, जब ऐसी सिचुएशन हो आप इनका एलसीएम ले सकते हो और ऊपर भी बनता है अल्फा प्लस बीटा। ये लेना आ गया। क्या अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा यहां से दिख गए थे, अल्फा प्लस बीटा 3, अल्फा बीटा कितना 7, इसमें डाल दो 3/7। तो ये आपको क्या मिल गया, सम ऑफ द जीरोस ऑफ न्यू पॉलिनोमियल, ओल्ड वाला नहीं, न्यू पॉलिनोमियल का। वैसे ही आपको एक और चीज की जरूरत पड़ेगी, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ न्यू पॉलिनोमियल, जिसका एक जीरो अल्फा डैश है, एक जीरो बीटा डैश है, विच विल बी 1/अल्फा मल्टीप्लाई 1/बीटा। वो क्या आ जाएगा, 1 into 1 1 होता है और नीचे आ जाएगा अल्फा बीटा। तो 1/अल्फा बीटा कितना है आपको पता है, 7। तो ये आ गया आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द न्यू पॉलिनोमियल। तो आपके पास नया पॉलिनोमियल जो बनाना है उसके जो जीरोस हैं जो कि पहले वाले से अलग है, उनका सम 3/7 है और उनका प्रोडक्ट 1/7 है। कुछ नहीं करना भाई, अगला एक और पेज ले लेंगे उसको सॉल्व करने के लिए, इतना बड़ा है नहीं क्वेश्चन जितना मैंने पेजेस ले लिए। देयरफॉर जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल मुझे चाहिए वो निकलेगा ऐसे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखो बड़ा बड़ा कर रहा हूं ताकि मुझे फील आना चाहिए ना कि बहुत अच्छा क्वेश्चन हम कर रहे हैं, माइनस सम ऑफ जीरो जिसको मैं अल्फा प्लस बीटा लिखता था,
अरे यार उसको थोड़ा चेंज करो, उसको अल्फा डैश प्लस बीटा डैश लिखो। क्यों? क्योंकि अब वो अल्फा बीटा नहीं है, वो नए जीरोस हैं, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, ठीक है, इंटू वैसे ही एक्स प्लस अल्फा बीटा नहीं, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश। तो इनकी वैल्यू आप निकाल चुके हो, अब इसमें वैल्यू डाल दो, के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, ये हमने यहां निकाला 3/7 और ये चीज निकाली 1/7, डाल दो यहां पे। मैंने आपको ना पीछे भी बताया था कि कभी भी इसके अंदर वाली चीज में फ्रैक्शन आ जाए, क्या करते हैं, मन में आएगा, मन में आना चाहिए अभी तक, क्या, एलसीएम। जब एलसीएम लोगे इन दोनों के नीचे 7 को फर्क नहीं पड़ेगा, ये 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बनेगा 7x स्क्वायर, ये एज इट इज माइनस 3x, ये एज इट इज +1। मैंने बताया था एलसीएम लेने के बाद इसको के के साथ बाहर निकाल दोगे, k/7 बाहर, जो अंदर बचता है वही रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होता है। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो यू कैन वेरी स्मार्टली राइट इट लाइक दिस, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। समझ आया? ओके, ठीक है, चलो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, स्टेप्स फॉलो करना, कॉपी पेन लेके जैसे मैंने अभी ये कराया, खुद करने की कोशिश करना, एक आइडिया मिलेगा, फिर इसके टाइप के और क्वेश्चंस भी करना। जैसे कि ये यहां पर एक क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि अल्फा बीटा जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के, आपको एक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस ये हों और ये हों। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करना। अगर आपको प्रॉब्लम आएगी लेट मी नो, आई नो यू पीपल कैन रीच मी, तो मैं आपको इसमें भी हेल्प करूंगा, ठीक है। सो वी आर गाइज डन विद ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कुछ नहीं बचा है, बचा है तो सिर्फ एक छोटा सा मैसेज आप लोगों के लिए कि मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स। सो द मोर इक्वेशंस यू नो, द मोर यू कैन कन्वर्स विद द कॉस्मोस, विच इज ऑब्वियसली द नेम एज वेल, बट पर्पस यहां नाम बताना नहीं था, नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को, इस नेचर को, इस कुदरत को अगर जानना है ना, तो मैथ वो लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम वो टेक्निकल लॉजिकल रीजनिंग्स समझ सकते हैं। तो जितना अच्छे से मैथ जानोगे ना, उतना अच्छे से अपने आसपास की सराउंडिंग्स को जानोगे, उतने स्मार्ट बनोगे, उतने दुनिया से आउट ऑफ द बॉक्स रहोगे, ठीक है। हाँ, सांस चढ़ गई, बट आई होप आपको ये समझ आया होगा पूरा चैप्टर। आई होप दिस होल सेशन वॉज वर्थ फॉर यू पीपल टू वॉच, और आपके सारे स्कूल के पेपर मैं विश करता हूं फुल टोन अच्छे हो जाए, ठीक है। दैट्स व्हाट आई वांट फ्रॉम यू पीपल, ऑल द वेरी बेस्ट। व्हाट यू कैन डू फॉर मी, nothing, a small click, just subscribe my channel and share it with your friends, share it with like all of your schoolmates, tuition mates, जितने भी हैं। 2025-26 एक एम रहेगा जो हमें दिख नहीं रहा है, डार्क नहीं है हमारा एम, हमारा एम ब्राइट है। 2025-26 एक एम रहेगा बेटा, और वो एम है मेरा भी और आप बच्चों का भी कि मैथ में 80 on 80 लाकर दिखाएंगे, फुल नंबर लाकर दिखाएंगे, परफेक्ट एकदम। क्यों भाई, क्यों नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं। हम आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे, आपको अपनी मदद करनी है, ज्यादा से ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लगाने हैं, कॉन्फिडेंस बनाना है। सिर्फ वीडियो देखने से, वन शॉट देख लेने से सब कुछ नहीं हो जाता। वन शॉट देखकर कॉपी पेन लगाना होता है, साथ साथ कॉपी पेन लेके लगाना होता है, और भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाने होते हैं। और शुरुआत से पढ़ोगे तो एंड में बर्डन कम होगा, एंड में उतना ही एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा पीवाईक्यू यूज करने का, वरना एंड में खोल रहे होगे कोई ना कोई एक यूट्यूब लेक्चर और देख रहे होगे वन शॉट। अभी देखो, अभी पढ़ो। ऑल द वेरी बेस्ट, इट वॉज नाइस टीचिंग यू गाइस, थैंक यू।